चलिए, आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिए और कोशिश करिए कि उसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नोट भी करें। ठीक है, तो आप लोगों को टॉपिक क्या है? तो टॉपिक ये है कि सिविल सेवा की एक बेसिक समझ कैसे करनी चाहिए, यही हमारी आज टॉपिक होगी। ठीक है, सिविल सेवा की बेसिक समझ। ठीक है, बेसिक समझ, यही हमारी आज टॉपिक होगी और इसी पे पूरा लेक्चर आज हम लोगों का होगा। ठीक है, सिविल सेवा की बेसिक समझ। तो पहले एक चीज़ तो ये जान लीजिए कि बेसिक समझ है तो इसके अलावा अन्य समझ भी होगी। तो सिविल सेवा की समझ के लिए 3 तरीके की समझ होना आवश्यक है। एक तो हम कह सकते हैं सामान्य समझ, जिसको हम एक तरीके से बेसिक समझ में ही इसको समझ लेंगे, और एक समझ जो होती है जिसे हम कहते हैं विशेष समझ। विशेष समझ, और एक समझ होती है सिविल सेवा से रिलेटेड अति विशेष समझ। अति विशेष समझ। ठीक है, तो हमारा सामान्य समझ, या तो हम इसी को एक तरीके से बेसिक समझ भी कहेंगे। बेसिक समझ। तो इन टॉपिक में हमारी जो आज चर्चा होगी वह सिविल सेवा की एक सामान्य समझ या बेसिक समझ पर होगी। बाकी इस 2 समझ में क्या है वो हम बता देंगे, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी, वो किसी नेक्स्ट टाइम होगा। और ये चर्चा तब होती है जब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाए, तब वहाँ पे होता है। जो मेंस का प्रोसेस होता है वो उसमें होता है। चलिए, अब सिविल सेवा की बेसिक समझ में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, पहला उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। आपको भी बना लेना चाहिए। तो इसमें जो हम एक चर्चा करने वाले हैं, एक तो जागरूकता। सिविल सेवा में अगर आप आ रहे हैं तो आपके अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए। और दूसरा, अगर सिविल सेवा में अगर आप आ रहे हैं तो इसके लिए आपको निरंतर संघर्ष करने का जज्बा भी होना चाहिए। तो अगली जो स्टेप है वो है संघर्ष। ठीक है, और संघर्ष किसको लेकर? तो शिक्षा को लेकर यहाँ बात हो रही है। आपको तलवार नहीं चलाना है, ठीक है, कुश्ती नहीं लड़नी है। संघर्ष आपको शिक्षा से करना है यहाँ पे, क्लियर? क्योंकि आपको सिविल सेवा की तैयारी करनी है। अब इसके अलावा ये आता है कि ये तो एक अलग चीज़ हो गया। फिर यहीं पर हम देखेंगे कि अगर आप सिविल सेवा में आ रहे हैं, सिविल सेवा में आ रहे हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये टॉपिक ख़त्म करने के बाद हम आप लोग से पूछेंगे कि इनमें से वे कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो मेरे बताने से पहले इतने चीज़ जानते थे। ठीक है, पूरे बताने के बाद। तो सिविल सेवा में अगर आप आ रहे हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान देना है, तो वो बिंदु कौन कौन से हैं, तो वो बिंदु पर भी चर्चा होंगे। तो वो इस प्रकार हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला तो ये होना चाहिए कि आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि आप इस सेवा में क्यों आ रहे हैं,
ये एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए आपके दिमाग में कि आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं, इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं, ये आपके मन में होना चाहिए। ठीक है, आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। दूसरा ये, अगर आप सिविल सेवा में आ रहे हैं तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि सिविल सेवा में आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो सिविल सेवा की अगर हम बात करें तो सिविल सेवा में किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसका मतलब आप किस स्टेट का भी पेपर देना चाहते हैं, पीसीएस लेवल का कि आईएएस लेवल का। अगर आप पीसीएस लेवल का देना चाहते हैं सिविल सेवा में तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वे कौन कौन से राज्य को मुझे चॉइस करना है, कौन कौन से राज्य को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम आईएएस में जाना चाहते हैं तो ये एक डिसाइड तो आपको ये भी करना है। समानता हम ये देखते हैं, अब तक मैंने अपने अनुभव में ये सीखा है, शायद मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, अगर 100% तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि लगभग 90% ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं इनमें से, सिविल सेवा में से, जो आईएएस और पीसीएस दोनों का एग्ज़ाम देते हैं। कारण ये है कि लगभग अगर आप इसकी तैयारी करते हैं 100%, तो ये मान के चलो कि लगभग इसका अप्लाई लगभग 70% स्टेट पीसीएस में आपका फंस ही जाता है। अगर आप पीसीएस का 100% तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिए कि इसकी तैयारी लगभग इसमें 60% तो काम आ ही जाती है, 60-70% के बीच में काम आ जाता है। और कुछ स्टेट तो ऐसे हैं, जैसे यूपी पीसीएस की अगर बात करें तो यूपी पीसीएस की तैयारी में अगर हम देखें तो इसका यूपी पीसीएस में अगर देखेंगे तो वो लगभग 75% आ जाएगा। अदर स्टेट में अगर देखें, राजस्थान का देखें, बिहार देखें, एमपी देखें, तो उनके लिए 60%। बाकी अगर यूपी पीसीएस का देख रहे हैं तो वो लगभग 70 और 75 का बीच रहता है कि इसकी तैयारी करने पर वो आईएएस में काम आ जाता है। क्लियर? इतनी बातें आपको ध्यान देना है। अब अगला ये है कि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। रणनीति, अब हम रणनीति पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको किन किन बातों को ध्यान देना है। पहला ध्यान तो ये देना है कि आपको पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए। आपका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। दूसरा ये कि पाठ्यक्रम के साथ साथ आप जिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या उचित माहौल है कि नहीं है। उचित माहौल या उचित माहौल या अनुचित माहौल का अनुचित माहौल का क्या प्रभाव पड़ता है। अनुचित माहौल का क्या प्रभाव पड़ता है, किस पर? सिविल सेवा पर। ठीक है, उचित माहौल और अनुचित माहौल का क्या प्रभाव पड़ता है आपके सिविल सेवा पर, यह ध्यान देना है। इसके बाद जो हम अगला स्टेप आते हैं कि इस माहौल के साथ साथ हम अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अंदर अगर निराशा की भावना अगर आए तैयारी करते समय, और अक्सर आता ही है,
काफ़ी बच्चों को आता ही है। अगर निराशा की भावना आए, और मेरा मानना है कि जितने लोग सिविल सेवा में सक्सेस होते हैं, लगभग उनमें से 80% लोग जो सफल हुए हैं, उनको इस सेवा की तैयारी करने के दौरान निराशा का भावना आता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, या आगे क्या होगा, जो लगभग 80% सफल होते हैं। तो ऐसे लोगों में कैसे अपने अंदर सकारात्मक एनर्जी पैदा करें, मन में कैसी भावना लानी चाहिए, वो यहाँ पे चर्चा होगा कि निराशा की भावना आए तो क्या करें, क्या करें। एक चीज़ ये, इसी का एक फैक्टर इसमें से ही निकाल कर हम यहाँ पर रखेंगे। इसी में से अगर आप सिविल सेवा की परीक्षा में असफल हो रहे हैं, तो ये मान लेना कि आप परीक्षा में सफल हो रहे हैं, परीक्षा में असफल हो रहे हैं, किंतु जीवन में आप सफल होंगे, और कैसे होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर सिविल सेवा की परीक्षा के तैयारी करते समय यदि आप इस परीक्षा में असफल हो गए, तो आप परीक्षा में असफल होंगे, लेकिन अपने जीवन में आप क्या होंगे? सफल होंगे। वो कैसे सफल होंगे, इस बिंदु पर भी आज हमारी चर्चा होगी। बात समझ में आई? तो ये इस तरीके से किन किन बिंदुओं पर चर्चा करना है, इन सारे बिंदुओं पर मैंने एक पृष्ठभूमि तैयार कर लिया। ठीक है, और इस पृष्ठभूमि को आप नोट कर लो, बहुत काम की चीज़ है जो आपकी तैयारी के दौरान आपको बहुत सपोर्ट करेगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये वो सारे बिंदु हैं जिस पर आज मुझे डिस्कशन करना है और अच्छे से करना है। ये ध्यान देना, बीच में अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये नहीं है कि संकोच करना है। बाकी क्लास तो चल रही, वीडियो वो तो चलेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान देना। अब हमारा ये सवाल है कि सिविल सेवा में जागरूकता का क्या महत्व है, हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसका जागरूकता का क्या महत्व है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सिविल सेवा में यदि आप आए हो तो आपके मन में एक जागरूकता का भाव होना ही चाहिए, और ये भाव केवल ऐसा नहीं है, ये भाव सिर्फ सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लोगों के ही अंदर आता है, ऐसा भी नहीं है। ये हर इंसान के अंदर आता है और आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अमल करते हैं उस पर और कुछ लोग अमल नहीं करते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। जैसे अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो मान लेते हैं अगर आप जौनपुर में हैं तो जौनपुर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको विचार करना चाहिए। जैसे आपके अगर आंखों के सामने शाही पुल दिख रहा है तो शाही पुल के बारे में आपके मन में ये आना चाहिए, ये क्यों है और इसको क्यों लाया गया था, यहाँ पे क्यों लाया गया था, या किस योजना के तहत इसको लाया गया था, ये सारे बात आपके मन में आना चाहिए। और किसके द्वारा लाया गया था। इसके अलावा जागरूकता का एक विषय ये है, जब मानव पृथ्वी पर जन्म लिया था तो आज वो आगे ऐसा बढ़ते बढ़ते क्यों बढ़ गया।
बस एक ही कारण था, जागरूकता, जो मानव को पशुओं से क्या बनाती है, अलग बनाती है, और वो उसको आविष्कार करने के लिए क्या की, प्रेरित की। नहीं तो आज इंसान भी एक पशु की श्रेणी में होता अगर वो जागरूक नहीं होता। तो पहले इंसान ज़्यादा जागरूक होते थे, कारण ये था कि चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। आज इंसान धीरे धीरे जागरूक कम होने लगा, कारण ये है कि चुनौतियाँ बहुत लोगों के सामने कम हैं। सारी चीज़ पका पकाया मिल रहा है, उसके लिए जीवन में संघर्ष नहीं है। लेकिन पहले इंसान, हर व्यक्ति अपने लिए संघर्ष करता था, लेकिन आज इंसान क्या है, 7 पीढ़ियों के लिए बना के जा रहा है, तो उसके अंदर जागरूकता आएगी? नहीं आएगी। पहले इंसान खाने के लिए संघर्ष करता था, तो वो खोज करता था, लेकिन आज की खोज की प्रवृत्ति धीरे धीरे क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो एक जागरूकता होनी चाहिए। अगर गोमती नदी है तो गोमती नदी है तो ये कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ से होकर बह रही है, इसके किनारे शहर कौन कौन है, उस शहर की विशेषता क्या है, ये चीज़ आपके मन में होना चाहिए। जौनपुर का किला है तो क्यों है, इसके पीछे इतिहास क्या है, इसके पीछे इतिहास क्या है, और किले अक्सर नदियों के ही किनारे क्यों बनाए गए, ये भी एक है। बात समझ में आ रही नहीं? पढ़ते समय सिर्फ केवल रटना नहीं है, बल्कि उसको देखने के बाद उस पर विचार भी करना क्या है, जागरूकता है। चौकियां धाम है तो चौकियां धाम को क्यों लाया गया, क्यों लाया गया, इसके पीछे मकसद क्या था, प्रयोजन क्या था, ये सब। लेकिन आपका जो विचार होना चाहिए, जो जागरूकता होना चाहिए, वह अंधविश्वास पर आधारित नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अवतरित हुए थे, ये सब नहीं। आपकी जो जागरूकता होनी चाहिए वो किस आधार पर होनी चाहिए, वैज्ञानिक आधार पर, तार्किकता के आधार पर। किसके आधार पर? तार्किकता के आधार पर, यानी कि कार्य और कारण के बीच में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। अगर ये कार्य हो रहा है तो उस कारण की खोज करना ही क्या कहलाता है, तार्किकता कहलाता है। इस प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अपने आसपास की चीज़ों को देखो और उस पर अमल करो कि वो क्यों है। जो हमारे जौनपुर की सांस्कृतिक विरासत की पहचान रखते हैं, ठीक है, एक केंद्र बिंदु है अट्रैक्शन का, उस पर आप क्या करो, विचार करो। ये एक जागरूकता का क्या है, महत्व है। ये तो बात हो गई कि हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। सवाल अगर हम आते हैं, अब इसके अलावा दूसरा ये है कि मान लेते हैं आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, किसी भी प्रकार का समान अध्ययन का विषय अगर आप पढ़ रहे हो, तो इसमें भी आपके अंदर एक जागरूकता का भाव आना चाहिए। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास में आप एक चीज़ देख रहे होगे कि इतिहास में ऐसा क्या था, हमारे भारतीय इतिहास में, कि भारत बार बार क्यों गुलाम बन रहा था। इसके गुलामी बनने के पीछे कारण क्या था। भाई लोग आए यहाँ पे, सारे लोग आए। मौर्योत्तर काल में कई विदेशी आक्रमण हुए, यवनों का आक्रमण हुआ, यहाँ पे कुषाणों का आक्रमण हुआ, शकों हुआ, पहलवों को हुआ, कई लोगों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण करने के पीछे उद्देश्य क्या था, और भारत में ही आक्रमण क्यों हुए। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों यहाँ पे आक्रमण हो रहे थे, इसके पीछे वजह क्या थी। हो सकता है कि यहाँ अयोग्य शासक थे, हो सकता है ये भी है कि यहाँ पे भारत एक समृद्ध देश था, खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी, और जो यहाँ पे कोई अयोग्य होता था तो बाहरी वाला तुरंत अटैक कर देता था। उसके पीछे कारण थी यहाँ की समृद्धता, क्योंकि बहुत सारे देश थे, वहाँ भी बहुत अयोग्य होते थे, लेकिन वहाँ पे कोई अटैक नहीं करने जाता था। अटैक वही इंसान करता है जहाँ उसको खाने पीने के लिए कुछ मिले। अगर अयोग्यता है तो इंसान वहाँ पे सफल हो सकता है। बहुत जगह ऐसे उस समय भी क्षेत्र थे कि अयोग्य शासक थे, लेकिन वहाँ पे कोई अटैक नहीं करता था। तो उसके पीछे वजह क्या थी। दूसरा कारण ये है, इतिहास के ही पन्नों में अगर आप देखेंगे
तो आप ये जानते हैं कि भारत में गुलामी का पृष्ठभूमि अंग्रेजों ने 1757 में ही बना दिया, लेकिन इस गुलामी को पता करते करते उनको लगभग 100 वर्ष बीत गए। इसके पीछे कारण क्या था? हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन इस बात को पता करने में मुझे कितने वर्ष लग गए? 100 वर्ष लग गए। ऐसा क्या कारण था? ऐसा क्या कारण था? बोलो, जागरूकता का न होना। हम लोग सिविल की तैयारी करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 10 साल से इस सेवा में लगा हूँ, मतलब सिविल के ही क्षेत्र में। लेकिन आज जो मैंने सीखा वो मैंने पहले नहीं सीखा। क्यों? कहीं ना कहीं इसका कारण था कि मेरे अंदर जागरूकता का न होना। तो ये जागरूकता आती कैसे है? ये जागरूकता आती कैसे है? तो ये डिपेंड करता है आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना डेडिकेट हैं, और दूसरा ये निर्भर करता है कि आपके एनवायरनमेंट कैसा है। कभी कभी ये भी होता है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट होते हैं, लेकिन अगर माहौल नहीं है, तो आपके अंदर आने वाली जिज्ञासा या जागरूकता क्या हो जाती है? दब जाती है। तो इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो वही हमारे भारत में ये था कि इनको गुलाम 100 साल से थे, लेकिन 1857 में बड़ी क्रांति होती थी। लेकिन इसके बीच में उनको क्यों नहीं पता हुआ कि हमारा शोषण हो रहा है, अंग्रेज हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। जब पूरी तरीके से हावी हो गए, तब मुझे पता चला कि हम तो गुलाम हो गए। हमारी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है, अब आपके आसपास या आपके ऊपर या आपके दिमाग के ऊपर कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही है, तो उसको किस्मत मांगकर ढो मत, बल्कि उस पर क्या करो? विचार करो, जागरूक बनो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, ये हमारी कमजोरी है कि दूसरे की मजबूती है। इस पर विचार करो, न कि ये ईश्वर का अभिशाप है। वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर इस समाज में जी रहे हो तो पहले इस पर विचार करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमारा ईश्वर इतना छोटा नहीं है। तो एक चीज़ ये ध्यान देना कि जागरूकता, जैसे जापान की बात करें तो जापान बहुत कम समयों तक गुलाम था, बहुत कम समय तक। लेकिन इसके पीछे एक वजह था कि इसने गुलामी के पीछे के कारणों को जाना, और यूरोपीय देश जो इनको गुलाम बनाए थे, इन्होंने उस पर विचार किया, और विचार करने के बाद पूछा कि जाओ देखो कि जिन लोगों ने मुझे गुलाम बनाया था, उन लोगों में ऐसे क्या गुण थे कि जो मुझे गुलाम बना गए। तो उसने जब शोध किया तो पता चला कि यूरोपीय देशों में गुलामी बनाने के पीछे कई चीज़ थे। उनका आर्थिक संरचना बहुत अच्छा डेवलपमेंट था, उनका राजनीतिक क्षेत्र बहुत अच्छा डेवलपमेंट था, उनकी शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी। बात समझ में आ रही कि नहीं? उनकी शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी, सब डेमोक्रेसी था। वो लोगों ने जाके देखा तो ये पता चला कि वास्तव में उनके अंदर गुलामी बनाने की क्षमता थी। उनका ब्रेन हम लोगों से कहीं बहुत ज़्यादा तेज है। उनके कल्चर को देखकर, उनके समाज को देखकर, वहाँ के लोगों को नेतृत्व करने वाले के लोगों को देखकर यह पता चला कि वास्तव में वो लोगों के अंदर गुलाम बनाने की क्षमता मेरे पास थी। बात समझ में आ रही नहीं? इससे क्या पता चलता है कि हर इंसान को जागरूक होना चाहिए। मैंने अभी कहा ना, अगर आपके ऊपर थोड़ा दबाव, एकाएक दबाव नहीं पड़ता है, दबाव भी धीरे धीरे पड़ता है, लेकिन मेरा अहंकार, मेरा क्रोध उस चीज़ को महसूस तो जरूर करता है, लेकिन उसके तरफ पहल नहीं हम करते हैं, और हम सही मायने में जागरूक नहीं बन पाते हैं। हमारी बातें समझ में आ रही हैं?
बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो ये चीज़ें ध्यान देना, पढ़ाई कर रहे हो तो निरंतर अभ्यास करो। ये नहीं है कि 100-200 क्वेश्चन रट लिए, तथ्य रट लिए, अनुच्छेद रट लिए, इतिहास के 1.5 काफ़ी रट लिए, काफ़ी योजनाएं रट गए तो अपने आप को 30 मार्का मत समझो, बल्कि रटे हुए डेटों पर लिखते समय उस पर विचार करो कि इसकी अगर विशेषताएं इसी समय आई तो क्यों आई, और अगर फिर सुधार किया गया तो क्यों सुधार किया गया। ये जागरूकता है। ये क्या है? ये जागरूकता है। हमारी बात समझ में आ रही नहीं है? जो आपके दैनिक जीवन से जुड़कर आपके प्रोफेशनल जीवन तक भी ये काम आएगी अपने पढ़ाई क्षेत्र में। हमारी बातें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही हैं? ये सारी चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, इसलिए कुछ एग्जाम्पल देकर हमने आपको यहाँ पे बताया है। इतिहास में शिक्षा और संघर्ष की बात अगर आ जाए तो इसमें मैं आपको कुछ व्यक्तियों का नाम लूँगा, पॉइंट नोट करते जाओ, ठीक है? केवल कहानी सुनने से चीज़ें कुछ समय तक याद रहेगी, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं याद रहेगी। लेक्चर है, ठीक है? इसीलिए मैंने पहले लेक्चर न देकर इसकी पहले पृष्ठभूमि तैयार कर दी, ठीक है, ताकि आप लोग कुछ इस पर लिख लो अपने आप से। देखो, संघर्ष बहुत मायने रखता है। अगर आप इतिहास में ही देखोगे तो आपको बहुत सारे लोग संघर्ष करते हुए दिखे होंगे। संघर्ष वो व्यक्ति किए जिनको कुछ आगे अच्छा करना था। अगर आप इतिहास में देखेंगे, जैसे आपने हेमू का नाम तो सुना होगा, आपने शेरशाह सूरी का नाम तो सुना होगा। ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत जमीनी स्तर पे थे। शायद उनके समय कोई इंसान ये कल्पना नहीं कर सकता था कि ये कभी राजा बनेगा, कभी राजा बनेगा। लेकिन अगर वो राजा बना तो उसके पीछे 2 ही चीज़ थी, मुझे यहाँ तक जाना है और जब तक जीवन है तब तक हार मानना नहीं है। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। इस बात के जज्बे के साथ वो निरंतर अभ्यास करता रहा और स्टेप बाय स्टेप इसके पीछे उसने जागरूकता को एक हथियार की तरह अपने साथ लिए रहा। शेरशाह सूरी का नाम सुना है ना? हेमू का नाम सुना है ना? जो हेमू मामले से क्या था? बनिया था, कबाड़ी वाला था, नमक बेचने वाला था। बोरा में नमक बेचते हुए इंसान को देखे थे ना, क्या स्थिति होती है? बेचारा बड़ी मुश्किल से जीविकोपार्जन करता है। वो व्यक्ति राजा बनता है। छोड़ो, वो बात तो बहुत पुरानी है। करंट में हम बात करते हैं, चर्चित है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को सुनो, चाय बेचने वाले इंसान के बारे में कभी कोई सोच सकता था कि ये हमारे देश के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रभावशाली मैंने शब्द इसलिए बोला कि व्यक्तित्व इनका इतना ज़बरदस्त था कि एक समान कल्चर से, एक मिडिल क्लास से ये देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे व्यक्ति को हम प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। क्यों? जागरूकता, निरंतर संघर्ष, ये सारी चीज़ें। और अगर आपके अंदर जागरूकता है, निरंतर संघर्ष है, तो कूटनीतिक तो करनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये चीज़ें निरंतर संघर्ष आपको लेकर आगे बढ़ती हैं। केवल इन्हीं की बात न कर लें, शेरशाह सूरी, हेमू, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बस ये है कि मंजिल सबकी एक थी, साध्य एक था, लेकिन साधन क्या थे? अलग अलग थे। किसी का साध्य और साधन दोनों पवित्र होता है, तो किसी का साधन अपवित्र होता है, लेकिन साध्य क्या होता है? पवित्र होता है। जैसे महात्मा गांधी
कहते हैं कि साध अगर पवित्र तभी होगा जब साधन पवित्र होगा। कार्ल मार्क्स कहता है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि पवित्र साध प्राप्त करने के लिए हम पवित्र साधन भी इस्तेमाल करें, क्योंकि यूरोप की क्रांति तो आप देखे ही थे, देखे ही कि नहीं। सामाजिक क्रांति जिसका एक स्टेटमेंट है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए सारा जहां है और खोने के लिए पैरों की बेड़ियां हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। जिंदगी में दो इंसान सक्सेस होते हैं, हमेशा जानना। एक इंसान वो होता है जिसको अति विशेष समझ वाला गुरु मिल जाए, और एक इंसान वो होता है जो ये सोच ले कि अगर जिंदा रहना है तो मरने से पहले मरना होगा। जो ये सोच ले कि अगर जिंदा रहना है तो मरने से पहले क्या है, मरना होगा। ये स्टेटमेंट उस व्यक्ति के लिए है जो बहाने बनाता है कि मैं नहीं सफल हो पाया, ये हमारे सामने चुनौतियां थी। मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए कहता हूँ कि अगर जिंदा रहना है तो मरने से पहले मरना होगा, यानी कि कार्ल मार्क्स यहाँ जिंदा है। कौन जिंदा हुआ? कार्ल मार्क्स। सुपर 30 तो आपने देखी ही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बुखार आएगा, मर जाओगे ना, और क्या होगा। मर तो उसी दिन गए थे जिस दिन गरीब के घर में जन्म लिए थे। बात समझ में आ रही कि नहीं? यही होगा ना। वैसे भी तुम्हारी कौन इज्जत है? एक कूड़ेदान की तरह की तुम्हारी इज्जत है। तो कूड़ेदान में रहने वाला व्यक्ति एक कूड़ा तो ही है। जिसमें जहाँ रहेंगे, जिस स्तर पर रहेंगे, समाज उसी स्तर को आपको तवज्जो देगा। कूड़े वाला काम करेंगे, कहेंगे कूड़ादान है। अधिकारी वाला कहेंगे हाँ भगवान है, ये हमारा डीएम माई बाप है जिले का। जिस स्टेटस पे जाएंगे उस स्टेटस के आधार पे आपके व्यक्तित्व की पहचान होती जाएगी। तो कूड़ादान मतलब क्या? मरने के समान हो। तो मरना है, जीना है, तो मरने से पहले क्या है? मरना सीख लो। यानी कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, निरंतर प्रयास करो। यानी कि सारी सुख सुविधाएं को भूल जाओ अगर जीना है तो। और वैसे भी कौन से तुम्हारी सुख सुविधाएं हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? और मेरा खुद का कहना है कि ये आपकी जो ये समय है, अगर 40 साल जीना है अच्छे से, तो 4 साल आप अच्छे से किताबों के बीच में समय में अपने आप को लगा दीजिए। यकीन मानो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। पीछे मुड़कर कभी देखने का मतलब ये है कि कभी हरास नहीं मानोगे, कभी हार नहीं मानोगे। क्योंकि 4 साल जिस पर आप समय दोगे ना, अगर आप समय को समय दोगे तो समय आपको समय देना चालू कर देगा। उससे लगाव हो जाएगा। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू हो जाएगा। वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेगी। सिर्फ 4 साल, सिर्फ 4 साल। मेरी बातें समझ में आ रही नहीं? फिर ज़िंदगी के वो सारे आप आनंद उठा सकते हैं जो आप बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। और होना भी चाहिए। अच्छे स्टेटस के प्राप्त करने के लिए आपको अपनी पहचान अलग बनानी चाहिए। तो ये है जागरूकता। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, आप स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना होगा, आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। सुना है कि नहीं? अब्राहम लिंकन का नाम तो सुना होगा। इसके अलावा आपने भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी का भी नाम आपने सुना होगा। ये अप्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जो जमीन से उठे। महात्मा गांधी के अंदर जागरूकता का भाव तेजी से कब उत्पन्न हुआ? जब उनके रेल के डिब्बे से धक्के मार के अंग्रेज बाहर फेंक दिए। अब्राहम लिंकन के अंदर भावना कब उत्पन्न हुई? जब श्वेत अश्वेत का मामला उठा और उस दंश को उन्होंने झेला। भीमराव अंबेडकर जो एक दलित समाज से बिलोंग करने वाले थे, उनके अंदर कैसे भावना उत्पन्न हुई
कि हम अपने वर्गों के लिए एक कोई नया कार्य करें या उनका उत्थान करें। बात समझ में आ रही नहीं? भीमराव अंबेडकर कहा भी करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो एक बार पी लेता है वो दहाड़ने की क्षमता पैदा करता है। आप किस कल्चर में हो, किस वर्ग से हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर शिक्षा है तो आप बातों से लोग उसको डोमिनेट कर दो तो फिर क्या होगा? आपकी व्यक्तित्व ऊपर उठ जाएगा। भीमराव अंबेडकर यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने स्ट्रगल झेले थे पता है? क्योंकि वो जानते थे कि मुझे अगर जीना है तो मरने से पहले क्या होगा? मरना होगा। जीने से पहले क्या होगा? मरना होगा। उनके साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार हुए लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। उनका मकसद था कि हम अपने दलित समाज के हक के लिए, अधिकार के लिए ज़रूर लड़ेंगे और एक काम ज़रूर करेंगे, इनको उठाना है। उन्होंने अपने लिए नहीं लड़ा, उन्होंने किसके लिए लड़ा? अपने वर्ग के लिए लड़ा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर ये प्रेरणा आई और ये प्रेरणा ही उनको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। तो मेरा यहाँ पर एक टॉपिक है ना, आप इस सेवा में आना चाहते हो तो क्यों आना चाहते हो? अगर आपके अंदर कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर इस सेवा में आने का कोई मतलब नहीं। कुछ मोटो होना चाहिए, आपके अंदर कुछ मोटो होना चाहिए, तभी इसमें आप सक्सेस हो सकते हो, अन्यथा नहीं। कुछ भी मोटो हो, वो रुतबे का हो कि मेरे अंदर एक रुतबा होना चाहिए। बात समझ आ रही नहीं? मेरा एक स्टेटस होना चाहिए, मेरे समाज में मेरा स्टेटस होना चाहिए, मेरे परिवार में होना चाहिए, मेरे पड़ोस में होना चाहिए, मेरे नातेदारी में स्टेटस होना चाहिए, एक रुतबा होना चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं? ये आपके अंदर भाव होना चाहिए। कीड़े मकोड़े की तरह जीवन नहीं व्यतीत करना है। जब तक ये भाव नहीं होगा तब तक फिर आप सिविल सेवा के प्रति डेडिकेट नहीं हो पाओगे। अब ये बहाने मत बनाना कि मेरे पास अच्छे गुरु नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी उस पर भी हम आएंगे। तो ये वो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन तब भी नाम ऊंचा किए कि नहीं किए? ऊंचा किए। आप लोगों के पास तो बहुत कुछ है, आप लोगों के पास तो इस समय बहुत कुछ है, केवल एक ही चीज़ नहीं बच रही है इस समय। वो क्या है कि मन पे नियंत्रण आज के समय में रखना बड़ा मुश्किल का काम है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। बस यही मन पे नियंत्रण नहीं है, बाकी सब कुछ है। पहले के लोगों के ऊपर मन पे नियंत्रण था, बाकी कुछ भी नहीं था। बात समझ में आ रही है? इसी पे नियंत्रण बना लो। आज के समय इसी पे नियंत्रण बना लो, जीत पक्की है, जीत पक्की है। इन लोगों ने भी कुछ भी नहीं था लेकिन इनके अंदर एक सफल होने का वही जज्बा था कि मन पर नियंत्रण था और एक दृढ़ संकल्प था। दृढ़ संकल्प भी बहुत माने रखता है। दृढ़ संकल्प वो चीज़ है जो आपको भटकने नहीं देती है। मुझे करना है तो करना है। हम अपना इसमें क्या देंगे? 100% देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं है? ये होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे यदि इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो पूरे समुद्र को पीने की ताकत रखता है। अगर उसकी इच्छा शक्ति क्या हो? मजबूत हो। इन्होंने जिस इच्छा शक्ति और समुद्र पीने की बात की है उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल है, बहुत हाई लेवल है। यानी कि उन्होंने उस चीज़ को एनालिसिस किया है। उस चीज़ को क्या किया है? एनालिसिस किया है। एक्चुअली में आप कभी देखते हो ना, मैं एक मूवी देखा था वजूद, नाना पाटेकर की, और
माधुरी दीक्षित की। बात समझ में आ रही कि नहीं? उस मूवी में क्या दिखाया गया था कि नाना पाटेकर जो था, माधुरी दीक्षित उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। बहुत ध्यान से सुनना, स्वामी विवेकानंद की ही बात कर रहा हो, किसी दूसरे ख्यालों मत खो जाना। चेहरे पे मुस्कान आने लगी हल्की हल्की, ठीक है? तो स्वामी विवेकानंद से जोड़ बाकी समझ रहे नहीं, इच्छा शक्ति की बात यहाँ पे हो रही है। माधुरी दीक्षित उसकी क्या थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी। और नाना पाटेकर भी था, वो कुछ एक्टर था, मतलब रंगमंच पे जाता था, ठीक है? रंगमंच पे नाटक करने, अभिनय करने का उसका किरदार होता था। और माधुरी दीक्षित कहती थी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वो कहता है कि क्यों नहीं हो पाएगा? वो उसको मोटो करता है, मोटिवेशन करता है, वो कर ले जाती है। और जब माधुरी दीक्षित कर ले जाती है तो माधुरी दीक्षित उसको मोटो करती है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है कि मेरे जैसे को अगर ऐसा कर सकते हो तो तुम आगे बहुत सक्सेस हो सकते हो। इस बात को लेकर वो बहुत खुश होता था, उसको ये लगा कि ये मुझसे लव करती है। लेकिन नाना पाटेकर का जो बात था, वो ये सोचता था कि ये नालायक वाला काम है। पुराने वाली मानसिकता, पूर्वाग्रसित वाली मानसिकता होती थी। पहले लोग फिल्म में आना पसंद नहीं करते थे। कोई फिल्म में आता था एक्टिंग करने के लिए, अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र या दिलीप कुमार, ये सब लगे बहुत तनाव झेला था। ठीक उसी तरीके से तनाव झेला था जिस तरीके से राजा राम मोहन ने सती प्रथा को ख़त्म करने समय झेला था। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये उस तरीके के समाज यहाँ पे झेले थे, तनाव झेले थे। तो उसका बाप वो इनाम लेकर जाता है, तो कप प्लेट है, ये कप प्लेट क्या होगा, ये मुझे खाना देगा। यानी कि नाना पाटेकर के जो इच्छा थी आगे बढ़ने की, वो उसको दबा देता है और बीच समाज में उसके चप्पल से मारता है कि कमाना चाहिए तुम्हें, ये क्या कर रहे हो। बीच समाज में सारे लोग देख रहे थे। उसको बड़ी ग्लानि हुई कि जो मेरे अंदर का किरदार है वो इस घटना से क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। बहुत सारे लोग IAS की भी तैयारी करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिनके परिवार के लोग कोऑपरेट नहीं करते, वो निराश होकर थक जाते हैं। आएंगे अभी, उस पर भी आएंगे, पहले ये इच्छा शक्ति की बात हो जाए। तो वो बेचारा गया, पकड़ के लाए, और रंगमंच वाला था ही, पुलिस पकड़ी तो रंगमंच वाली बातें कहा कि तुम्हारे घर घर में कौन कौन थे। वो कहा कि 6 लोग हैं, 2 ऊपर 2 बाएं दीवारें हैं, एक मैं हैं और एक मेरे पापा हैं। बात समझ में आ रही नहीं? तो उसे क्या, पुलिस वाले ने कहा कि इसका दिमाग सटक गया है यार, इसको छोड़ो। अब वो छूटता है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति क्या थी, मर गई। बाद में पता चलता है कि माधुरी दीक्षित का किसी से और से अफेयर होता है। अब उसके अंदर की जो इच्छा शक्ति थी वो मरी नहीं। क्यों नहीं मरी? कारण ये था कि जब वो जेल में था तो उसको ये लग रहा था कि माधुरी दीक्षित हमारे सामने बैठकर, अब उसका क्या नाम था उस फिल्म में मुझे याद नहीं आ रहा है, अब वो मुझे समझा रही है कि तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आपका दिमाग किसी एक बिंदु पर फोकस किया जाए तो आप यहाँ पर बैठे हो ना, वो लगेगा कि वो मेरे आसपास चीज़ें घूम रही हैं, वो मेरे आसपास चीज़ें चल रही है, क्योंकि आपकी इमेजिंग जो पावर है वो पूरी तरीके से उस बिंदु पर क्या हो रहा है, फोकस होता चला जा रहा है। यहाँ तक इतनी ताकत है कि आप उसको छूकर महसूस भी कर सकते हो। इच्छा शक्ति में वो ताकत होती है। यहाँ कुछ भी है नहीं, लेकिन उसको एनालाइज होगा कि यहाँ पर वो मेरे सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। उसका फोकस उस पर था, पूरी तरीके से टिका था कि दुनिया में कोई नहीं, वही मेरे लिए है बस। जब माधुरी दीक्षित को ये समझाता है तो वो कहते हैं मैं कहाँ तुम्हारे सामने थी उस समय, कहीं थी तो उस समय, और तुम मुझे कोऑपरेट कर रही थी, फिर इस तरीके का व्यवहार क्यों? तो उसने बताया कि ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा क्या है, भ्रम है।
तो मैं यहाँ पे नाना पाटेकर वाली जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि उसकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो महसूस करता था कि वो मेरे सामने बैठ के बातें कर रही थी, वो हर पल मेरे साथ खड़ी थी, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति क्या थी, बहुत ज़बरदस्त थी। हमारी बातें समझ में आ रही हैं? हम कहना क्या चाह रहे हैं? कहीं खोए तो नहीं हो ना? हम क्या कहना चाह रहे हैं, कोई बताएगा? इससे क्या निष्कर्ष निकालें? नहीं खोए हो तो बताओ। खो गए। मैं ये कहना चाहता था कि जब आप पढ़ाई में इतिहास भूगोल पढ़ोगे ना, जब रटते रह जाओगे ना, ऐसे बैठोगे ना, तो शेष शाह सूरी तलवार निकालें, पूरा भारत में जहाँ जहाँ साम्राज्य विस्तार किया है सब उसकी तलवार आपको घूमते हुए नजर आएगी, प्रत्यक्ष रूप से। दुनिया जा रही आ रही है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन शेष शाह सूरी दिख रहा है। शेष शाह सूरी क्या है? दिख रहा है। ऐसे एक अक्षय कुमार की और मूवी थी, भूल भुलैया, ठीक है, भूल भुलैया ही थी ना, यानी तो वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मतलब ये बहुत पावरफुल इच्छा शक्ति होती है आपके अंदर। वो अगर इच्छा शक्ति आ जाए तो चीज़ें आराम से आपको मिल जाएगी। नहीं समझे हमारी बात है? इच्छा शक्ति का मतलब ज़बरदस्त तब जब आपका फोकस ज़्यादा होगा, और फोकस तब ज़्यादा रहेगा जब मन कहीं नहीं भटकेगा, एक जगह होगा, तो आपकी पढ़ाई में गुणवत्ता का क्या होगा? विकास होगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के प्रति इच्छा शक्ति क्या करो? मजबूत करो। नहीं तो फार्म भरने वाले 5 लाख भरते हैं, सिलेक्शन लेने वाले 1000 होते हैं मुश्किल से। IAS की बात कर रहा हूँ। हमारी बात समझ में आ रही है? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्लियर? इतनी बात समझ आई? तो स्वामी विवेकानंद वही कहते हैं, अगर इच्छा शक्ति आपकी मजबूत हो तो इंसान समुद्र भी पी सकता है। भीमराव अम्बेडकर ने इतना बड़ा काम किया तो क्यों किया? इच्छा शक्ति। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आज बने तो क्यों बने? इच्छा शक्ति। अब्राहम लिंकन अश्वेत समाज से निकलकर श्वेत समाज में राष्ट्रपति के पद पे गए, इच्छा शक्ति। आज मैं आपके बीच में पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी एक मोटो है कि हम भी आपको सिलेक्शन दिलाएं, तो मेरे भी पीछे क्या है? इच्छा शक्ति। बात समझ में आ रही कि नहीं? इतनी बातें आप जानते रहना। एक चीज ध्यान देना, अब इच्छा शक्ति कैसे मजबूत करें? तो मजबूत करने के लिए जब भी आप हिम्मत हारते हो तो आप ये जानते हो कि दीवारों पर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, समझ लो कि नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, तमाम प्रकार के लोगों की फ़ोटो क्यों लगाया जाता है? कल्पना चावला, क्यों? कारण ये है कि उनकी दीवारों पर फ़ोटो लगाने के बाद आप उनके व्यक्तित्व के बारे में जानें कि इन्होंने किस कठिनाइयों से होकर कितना स्ट्रगल करके इस ऊंचाइयों को छुआ। APJ अब्दुल कलाम को तो आप लोग भूले नहीं। उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि अगर आपको चमकना है सूर्य की तरह तो पहले खुद की तरह जलना सीख लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट है कि नहीं है? अब वो जानते हैं मुस्लिम, इंडिया में मुस्लिम समाज से बिलोंग करने वाले हमारे देश का राष्ट्रपति बन गए। केवल राष्ट्रपति ही नहीं बने बल्कि वह मिसाइल मैन बने, जो भारत को एक दुनिया में एक नई पहचान दी है। अगर आज ESLV, PSLV, GSLV ये सब अगर किसी की देन है तो किसकी देन है? APJ अब्दुल कलाम की देन है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इच्छा शक्ति। इसके पीछे कारण क्या है?
इच्छा शक्ति। मेरी बातें समझ में आ रही नहीं? नोट भी करते रहो, भूल जाओगे, ठीक है, केवल सुनने। तो ये इच्छा शक्ति है। मूर्ति फोटो आप जो लगाते हो ना, तो उनके व्यक्तित्व को पहचानो, उनके कार्यों को पहचानो, उनके योगदान को पहचानो, उनके जीवन परिचय से पूरा अवगत हो। वो तस्वीर आपको पल पल पे मोटो देगी। और कोशिश करो अपने माँ बाप की भी फ़ोटो अपने स्टडी रूम में लगाओ। वो भी आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, उनकी भी फ़ोटो लगाओ। उनको जब देखो तो वो भी याद आए। इन सब को फ़ोटो लगाने के पीछे बस एक ही वजह है कि मैं अपने सिविल सेवा के पाठ्यक्रम पर फोकस करूं। जो घूमते हुए सारी चीज़ मुझे नज़र आए। जैसे एक ग्लोब घूमता है, उसी तरीके से ग्लोब के इतिहास और भूगोल बनाओ, चारों तरफ शासक के नाम लिखो और घुमा दो। जैसे सारे देश आते हैं, छांस आते हैं, वैसे इतिहास के पूरे वर्ल्ड मेडुअल उसमें रहने वाले शासक भी घूमें। इस तरीके से पढ़ाई करो, इस तरीके से पढ़ाई करो। क्योंकि 5 लाख लोगों में अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो वो कुछ डिफरेंट होता है। और कुछ डिफरेंट बनने के लिए कुछ डिफरेंट करना भी पड़ेगा। उसके लिए एक अच्छी पॉलिसी भी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर करना होगा। तो ये बातें हो गई संघर्ष की, शिक्षा की और जागरूकता की बात हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें पाठ्यक्रम यहाँ पे क्या होना, आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो भाई मेरा मानना है कि 5 लाख लोग अगर फार्म डालते हैं तो बहुत सारे लोग को तो यही नहीं पता होता है कि भाई हम इस सेवा में आना क्यों चाहते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? इतने बड़े स्टेटस पे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। रुतबा अगर चाहिए तो रुतबा क्यों चाहिए। हम अपने रुतबे से क्या क्या कर सकते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, और एक और लाइफ होती है आध्यात्मिक लाइफ में। कैसे बैलेंस करें कि मुझे अवसर सारे मिलें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आपका मैटर है कि मुझे इस सेवा में क्यों आना चाहिए। बहुत सारे का और सारे लोगों का मैटर है, और बहुत सारे का मैटर है। तो अलग अलग चीज़ें है। पैसा भी है। बहुत सारे लोगों का तो ये भी मैटर है कि एसडीएम बन जाएंगे, डीएम बन जाएंगे, अच्छा खासा घूस लेंगे, बढ़िया से शादी विवाह होगा, ठीक है, वो आईएएस मैं आईएएस, ठीक। ये सपने कुछ लोग होते हैं। अच्छा है, बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है। वैचारिक रूप से मिलेंगे, इमोशनल में आकर किसी भिखारी की थोड़ा ही मत उठा लेना, ठीक है। इतना भी इमोशनल उचित होना ज़रूरी नहीं है। इतने त्याग, इतने बलिदान, इतने समर्पण, तो सपना भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। खैर, अब हम ये आते हैं पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ पे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। इसके पहले हम आपको बता दें कि जो आप परीक्षा दे रहे हो ना, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ये कितने चरणों की होती है। और जो कितने चरणों की होती है तो उस चरणों में कितने पेपर होते हैं। केवल एक पेपर होते हैं कि 2 पेपर होते हैं, किसी में 4 पेपर होते हैं, और एक तो इंटरव्यू होता है, यानी मेंस, प्री और इंटरव्यू। प्री कहीं कहीं एक ही चरण में होता है, कहीं कहीं प्री तो एक ही चरण है। पीसीएस की जो परीक्षा होती है वो 3 चरण में होती है। आरओ वाला देखेंगे तो 2 ही चरण में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन जो पेपर होते हैं प्री में जो पेपर होते हैं वो कहीं कहीं स्टेट में एक ही होता है समान अध्ययन का, सिसेट नहीं होता है, तो कहीं कहीं समान अध्ययन और सिसेट होता है। और इस पर मैंने वीडियो एक बनाया है
कि अधिकारी बनना सबसे आसान काम है। मेरा एक वीडियो पड़ा है, उस पर देख लेना, उस पर इस सब के बारे में बताएं कि स्पेशल राज्यों में कैसे कैसे परीक्षा ली जाती है, लगभग कितने अंक होते हैं, वो उस पर मैंने बनाया हुआ है। तो चरण याद करना, कितने चरण के होते हैं, हमारी बातें समझ में आ रही है? चरण पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता, पीसीएस की तैयारी 2-3 साल कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि राजस्थान का सिविल का पेपर कितने चरणों में होता है और जो चरण प्री होता है उसमें कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने नहीं होते। आप लोगों से आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आईएएस क्या कितने होते हैं, नहीं पता होगा। ये जवान पे याद होनी चाहिए, ये सब क्या होनी चाहिए, जवान पे याद होने चाहिए सारे स्टेट का। और इसको पता करना आसान नहीं है, सूचना एवं संचार का युग है, गूगल बाबा हैं आपके सारे सवालों को जवाब देने के लिए, लेकिन अभी तक इसलिए पता नहीं कर पाए, कारण यह है कि आपके अंदर जागरूकता ही उत्पन्न नहीं हुई। अगर जानने की जागरूकता उत्पन्न होती तो आप सर्च करते। बात समझ में आ रही नहीं? या तो कभी ये सोचते हैं कि हम टाल दें, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। अब ये ध्यान देना, चरण के साथ साथ इतनी बातें समझ में आई, जब भी आप तैयारी करते हैं तो प्री और मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों को एक साथ तैयारी करना चाहिए, एक साथ तैयारी करना चाहिए। प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ होती है। मैं आपकी तैयारी लगभग एक साथ करवाता हूं, ये अभी आपको पता नहीं चलता है। कैसे? क्वेश्चन कभी कभी मैं आपको अंतर दे देता हूं कि इसमें अंतर क्या है, या मैं कभी कभी इसकी विशेषताएं बोल देता हूं कि चलो इसकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये हो गया कि विश्व में जलवायु कितने प्रकार की होती है, ये तो प्री हो गया। लेकिन मैं ये पूछूं कि सवाना प्रकार की जलवायु की विशेषताएं क्या हैं, ये मेंस हो गया। मैं ये कहूं कि मौलिक अधिकार कुल कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद है, ये प्री हो गया। मैं ये कहूं कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किस तरीके से बाधा उत्पन्न करती है, ये मेंस हो गया। ये क्या हो गया, मेंस हो गया। बात समझ में नहीं? इसी तरीके से आईएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कभी इस पर भी मैं चर्चा करता हूं कि पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए, तो आप कहते हैं 3 युद्ध हुए, लेकिन पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों लड़ा गया, इसके पीछे वजह क्या है, ये मेंस हो गया। इंटरव्यू भी हो गया। अगला क्वेश्चन ये होता कि अगर भारत का पश्चिमी घाट नहीं होता तो क्या होता। जैसे हमारी अजय सर से कभी हमेशा जियोग्राफी को लेकर वार्तालाप होती रहती है, अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता। अगर सुलेमान पर्वत, हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार नहीं होता तो क्या होता। ये मेंस है, ये क्या है, मेंस। और मेंस तीनों ध्यान देना है, इंटरव्यू, प्री और मेंस, तीनों जागरूकता से ही उत्पन्न होगा। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सारे डाटा याद करना महारत नहीं, इस पर विचार करना है। तो अपने आप को इतना तीस मार्का नहीं समझना चाहिए। बहुत सारे अहंकार से बोल जाता मुझे याद है, ठीक है, लगभग 1000 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन याद हो गया तो कहते हैं कि बहुत याद है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? ऐसा होता है। नॉर्मल ज्ञान जितने होते जाए उतने विनम्र होते जाइए, विनम्र होते जाइए, क्योंकि विनम्रता ही ज्ञान को संग्रह करने की क्षमता पैदा करता है। क्योंकि अगर आप विनम्र रहेंगे तो उससे कई फायदे हैं। पहली बात, आप दूसरे से सीखेंगे भी, भले आप ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन विनम्रता आपको सीखने पे क्या कर देती है, और मजबूर करती है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो मैं यहाँ प्री भी तैयारी करवाता हूँ, मेंस भी तैयारी करवाता हूँ। अब इंटरव्यू और मेंस में कैसे कर तैयारी करवाता हूँ, आप लोगों को क्लास देकर।
जैसे अजय को मैंने यहाँ पे सुपर टेट वालों को पढ़ाया, अर्चना को मैंने जियोग्राफी दे दिया, सोनू को संविधान दे दिया। ये लगता होगा कुछ लोगों कि ये मेरे ऊपर भार है या भरत सर काम ले रहे हैं, ये नकारात्मक भावना है। अगर ये नकारात्मक भावना उत्पन्न हो गई तो फिर पॉजिटिव से क्या हो जाओगे, चूक जाओगे। ये वो क्रिया है जो प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या होगा, बाद में एहसास होगा कि हमारे अंदर कैसे ही व्यक्तित्व आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरा कॉन्फिडेंस कैसे इतना मजबूत हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तब जब आपको मेरे दिए गए दिशा निर्देश पर आत्मसमर्पित होना पड़ेगा। मेरे क्या गुरु, किसी भी गुरु, अभी गुरु की भी बात आते हैं। हमारे तैयारी कराने वाले कई प्रकार के गुरु हैं और विशेष समझ, अति विशेष समझ वाले में भी चर्चा होगी। ठीक है, उबन तो नहीं हो रही है ना? अगर सिविल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, अगर उबन हो रही है तो फिर तैयारी करना छोड़ दो। अगर उबन का एहसास हो रहा है तो सिविल तैयारी करना छोड़ दो। मैं यही कहता हूँ, मैं अपने बच्चों किसी को, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसीलिए मैं आज ओरिजिनलिटी कुछ बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इतना गहराई में गोता नहीं लगाते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सिविल की तैयारी करने से क्या लाभ हैं? अगर आप सफल हो रहे हैं परीक्षा में, लेकिन जीवन में आप क्या होंगे, सफल होंगे, वो कैसे, उस पर डिस्कशन होगा। तो एक चीज़ ये है कि यहाँ पे चरण आपको पता होना चाहिए और प्री और मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी एक साथ होनी चाहिए, जो मैं आपको लगातार मेहनत करवाता हूँ। जब आप यहाँ पे क्लास लेने आते होंगे तो पूरी तैयारी से आते होंगे, 3-4 बार 5 बार रिवाइज करके आते होंगे, उसके बाद तब यहाँ पे बोलते होंगे। तो जो बोलते हैं ना, वही आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत करता है। आप अपने दिमाग को उसी समय फोकस करते हो। ऐसे चाहे कितना आओ पढ़ो, लेकिन यहाँ बोलने के लिए क्या है, फोकस करना पड़ता है। जैसे मैं आज मुझे ये बोलना था तो ये कहीं लिखा नहीं था बुक में। हाँ, कुछ बातें सबसे सुना, क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति अपने से उत्पन्न नहीं करता है, बस तरीके अलग अलग होते हैं। हाँ, थोड़ा सी चीज़ें जोड़ देता है, कुछ तो जोड़ ही देता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे बताने के क्या है, प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो जाएगा, हमारे शब्द चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमारे भाव भी गुरुओं, जो पहले गुरु थे, उनके भाव से कहीं ना कहीं टेली खाते होंगे। लेकिन इसके बनाने के लिए मैंने, जानते हैं, रात में कम से कम 2 घंटा लिखा, और मैं अभी निकाला भी नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये पर्ची में लिया हूँ। बोलना मत कि सर विश्वास है आपके ऊपर। ठीक है, ये देखो, एक पर्ची पे यानी कि 3 पेज पे मैंने बनाया, फिर उसके बाद ये मैं लिखा, ये पूरा डायग्राम मैंने बनाया। इस पर मुझे क्या बोलना है, आपको कैसे समझाना है, इस पर 2-2.5 घंटे मुझे लगे चीज़ों को समझाने के लिए कि कैसे करें। अभी हमारी टॉपिक 40% भी नहीं हुई है, अभी 60% बाकी है इसके किया। लेकिन मैं इसका विरोधी हूँ। मैं कागज़ पत्र लेकर बोलने की कम आदती हूँ। मैं शुरू से अब तक पढ़ाया हूँ, मैं इसका कम आदी हूँ, बहुत ज़रूरत पड़ने पर बोलता हूँ, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना। लेक्चर ज़्यादातर हम ऐसे ही देते हैं। तो इसमें 2.5 घंटे लगे। आप में से शायद इतना आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। प्रेजेंटेशन नहीं, ज़िंदगी की बात नहीं कर रहा। इतनी बड़ी चुनौती मैं नहीं देता किसी के, ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ कि आप मुझसे एक कदम आगे जाएं, लेकिन आगे जाएं तो एक बार मेरा नाम जरूर लें, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा बस इच्छा रहती है। अब ये देखना, यहाँ पर ये चीज़ें जब आपको पता होगी, हर स्टेट का आप पता कर लेते हैं, तो आपको सिलेबस भी क्या होगा, पता चल जाएगा। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, MPPCS की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम का पता का मतलब कि जो आपके पेपर हैं, सारे पेपर
में जो प्रश्न पूछे हैं इस प्रश्नों के भी बारे में पता होना चाहिए। जो आपको टॉपिक दी गई है पाठ्यक्रम में, किस किस टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं, अर्थव्यवस्था से कहाँ से कौन कौन से सिलेबस में रखा गया है, राज्य व्यवस्था से क्या रखा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से टॉपिक में क्या रखा गया है, तो पाठ्यक्रम तो पता ही होना चाहिए कौन कौन से रखे गए हैं टॉपिक। उसके अलावा उस टॉपिक पर एक बेसिक समझ बनाने के लिए आपको पेपर यानी कि प्रश्नों का स्वरूप भी देखना होगा। और जब इसके स्वरूप को देखेंगे और इसको टॉपिक को देखेंगे, इन दोनों के बीच में आप क्या बनाएंगे, समन्वय बनाएंगे और फिर आपके अंदर एक विचारधारा उत्पन्न होगी। और इस विचारधारा जब उत्पन्न होगी तब आप अपने आप को एक सही दिशा दे सकते हैं। बात समझ में आ रही नहीं? तो एक काम तो ये होना चाहिए। पता कैसे करें तो नेक्स्ट टाइम कभी लेंगे तो उसके बारे में हम बता ही देंगे। लेकिन एक चीज़ है, ये सब गूगल बाबा के पास उपलब्ध है। जो भी बोलो सो देंगे। लेकिन कैसे करना है थोड़ा सा ये टिपिकल, मतलब ऐसे कहो गूगल बाबा ऐसे, जैसे भरत सर फ्रेमिंग बना के बता रहे थे वैसे बता दो, या फलाने टीचर ऐसे बता रहे थे ऐसे बता दो, तो गूगल बाबा ऐसे नहीं बताएंगे। गूगल बाबा कहेंगे ये मुझसे मत मानो, सूचनाओं का जितना भंडार चाहो हम कुबेर की तरह भर देंगे और आप खोजते रहो। तो एक चीज़ ये है कि आप गूगल बाबा से चीज़ें इकट्ठा करो। दूसरा, ये जिस टॉपिक की तैयारी कर रहे हो तो आप ये चयन करो कि गुरु कैसा होना चाहिए, यानी कि संस्थान कैसा हो, ये भी सम्मिलित करो। हम बुक का चयन कैसे करें, ये भी इसमें शामिल करो कि कौन कौन सी हम बुक लें, कौन कौन सी हम बुक लें। इसका भी चयन होना जरूरी है, जो उचित समय आने पर हम आपको बता देंगे। अभी मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप लोगों का प्री निकलवा कर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हम क्या कर दें, ऊंचा कर दें। उसके बाद ये सेकेंड स्टेप पे होगा। लेकिन ध्यान देना, अप्रत्यक्ष रूप से भी चल रहा है आपका सेकेंड स्टेप। तो बुक का चयन कैसे करें, गुरु कैसा होना चाहिए, तो गुरु कैसा होना चाहिए ये विशेष समझ और अति विशेष समझ का भाग होगा गुरु वाले में। इसके अलावा आप जब विषय वैकल्पिक लेते हो तो एक चीज ध्यान से सुनना, जो आप वैकल्पिक विषय लेते हो तो ये चीज ध्यान देना कि वैकल्पिक विषय कितना स्कोरिंग है, यहां पे लिख दे रहा हूं। जो आप वैकल्पिक विषय ले रहे हो इसमें एक सबसे बड़ी चीज ध्यान देना कि इस वैकल्पिक विषय का स्कोरिंग कैसा हो रहा है, यानी कि जो विद्यार्थी इस विषय से तैयारी कर रहे हैं आयोग इसमें नंबर बढ़िया दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कोई जियोग्राफी का रिजल्ट निकला सब्जेक्ट वाले में तो उसका स्तर क्या था, उसमें नंबर कितने आए थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से देने वाले लोगों का नंबर कैसा उठा, या सोशियोलॉजी से देने वाले लोगों का नंबर कैसा उठा, यानी कि ये स्कोरिंग वाला है कि नहीं है। एक तो ये ध्यान में होना चाहिए। दूसरी बात, वैकल्पिक सब्जेक्ट को रखते समय आपके मन में यह ध्यान होना चाहिए कि इसका जीएस में कितना रोल है, जीएस में कितना रोल है। इसका दूसरा सेगमेंट ये हो जाएगा कि इसका निबंध में कितना बड़ा रोल है। किसका? वैकल्पिक सब्जेक्ट का निबंध और जीएस में कितना बड़ा रोल है, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये चीज ध्यान देना। दूसरा चीज ये है, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। अगर आप विषय दो तरीके के होते हैं, एक होता है जो साइंस टाइप का विषय होता है, वैज्ञानिक विषय, जूलॉजी बॉटनी, बात समझ में, मैथ, एक तो ये होता है। एक विषय होता है जो मानविकी वैज्ञानिक विषय होता है। मानविकी वैज्ञानिक विषय समझ रहे हो ना, जैसे सोशियोलॉजी हो गया,
राजनीति शास्त्र हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, ये सारे सब्जेक्ट मानविकी वैज्ञानिक विषय कहलाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र मानविकी जो विषय होते हैं, अगर इनकी 100% किसी सब्जेक्ट को लेकर आप तैयारी करते हैं, तो जो आपने जीएस की तैयारी की है, उस जीएस का अप्रत्यक्ष रूप से आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन का नेचर पूछ रहा है आयोग इस समय, उसका पूरा रोल लगभग 40 से 50% है। कितना? 40 से 50% हो जाता है। अगर आप भूगोल पढ़ते हो तो केवल भूगोल नहीं, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, मानव भूगोल, सारे भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, समझ रहे नहीं, हर तरीके का उसमें भूगोल आ जाता है। अगर आप समाज शास्त्र पढ़ते हैं तो राजनीतिक सामाजिकरण, सांस्कृतिक सामाजिकरण, समझ रहे नहीं, भौगोलिक सामाजिकरण, ये सारे आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब इसकी समझ होगी तो उसकी समझ स्थापित करना आसान होगा। तो ये जीएस का इसमें रोल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों से आपस में अंतःक्रिया कराने की क्षमता पैदा होनी चाहिए आपके अंदर। अंतःक्रिया कराने की क्या होनी चाहिए? क्षमता पैदा होनी चाहिए। कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं? और ये तब होगा जब आपके पास डाटा कलेक्ट रहेंगे और फिर एक दूसरे से जोड़ने की कला, खेलने की कला होनी चाहिए, तब आपकी कलम चलना चालू होता है। हमारी बात समझ में आ रही नहीं? समझ में आ रही नहीं? शायद ये पर्सनालिटी आप मेरे अंदर देखे भी होंगे कि अगर मैं कोई एक सब्जेक्ट उठाता हूँ तो हर सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत जोड़ता हूँ। ये होना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जब प्री आप तैयारी कर लोगे निकल जाएगा। अभी तो आप पढ़ रहे हो, ये चीज़ें धीरे धीरे आएगी और आपको सिखाया जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरे साथ साथ आपके भी अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि खुद से हम भी करें। बाकी तो हम तो बताएंगे जैसे आज बता रहे हैं। तो ये जीएस में वैकल्पिक का कितना बड़ा रोल होता है ये ध्यान देना, ये आयोग में इनका रिस्पांस देखना, ये सारी चीज़ें, नंबर कहाँ से उठते हैं, किस टॉपिक से उठते हैं, ये पूरी श्रेणी निकलती है। जब भी परीक्षा आता है, रिजल्ट निकलता है, तो जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए रहते हैं सब नेट पर, गूगल पर अपलोड रहता है, यूट्यूब पर होता है। तो उस पर आप सर्च करके देखो कि हाँ ये इस विषय में कितना कितना नंबर निकला हुआ है, उसके इस निष्कर्ष होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये सारे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज की डेट में ये है कि ठीक है गूगल बाबा और यूट्यूब तो सूचनाओं के भंडार हैं, लेकिन इस सूचनाओं के भंडार में सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि हम नोट्स का मैनेजमेंट कैसे करें, यानी कि नोट्स कैसे बनाएं। हम वो चीज़ अगर लिख रहे हैं तो पता चला सिंध घाटी सभ्यता एक टीचर ने पढ़ाया तो दूसरे वाले ने सिंध घाटी सभ्यता को पढ़ाया, तो सेम पोजीशन ये है कि उसका भी जो बताया है हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो जो विशेषताएं बताए वो सारी विशेषताएं लिख लिए, फिर फलाने ने जो बताया है उसकी भी पूरी विशेषताएं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि जो चीज़ पहले से जानते हो वो अपने नोट्स में रखो, जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है उसी प्रश्न के माध्यम से उसी पर सर्च करके उसी को खोजो। बात समझ में आ रही नहीं? जो जानते हो उसमें जागरूकता पैदा करो और उसको डीपली जाने के लिए और सर्च करो। लेकिन ये नोट्स जो बनने चाहिए गूगल बाबा से या यूट्यूब से, वह पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम पूरे दीवार पे टंगने चाहिए और पूरे प्रश्नों का स्वरूप भी दीवार पे टंगना चाहिए। और उसके बाद जो आप जानते हो उससे टैली करो और फिर जो न समझ में आता है उसके सर्च करो। बात समझ में आ रही नहीं? क्लियर? ये गाइडलाइन होता है, ये करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही है कुछ बातें? ये करना होगा कि इसका मैनेजमेंट करना है आपके अपने सिलेबस के अनुसार और दीवारों पे टंगना चाहिए।
बाकी अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम बहुत कुछ करवा देंगे, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपके अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सिविल में सिलेक्शन लेना है। थोड़े से मुझे वुडन टाइप के बच्चे पसंद नहीं होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन अगर उस स्तर के माहौल रहे तब, लेकिन सीरियस के समय सीरियस, ये थोड़ा से चीज़ें रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आप रिस्पांस दें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिस्पांस दें, मुझे संतुष्ट करें। पैसा बहुत मिनिमम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो रिस्पांस तो मिलना चाहिए पढ़ाई के प्रति। अगर वहाँ से भी निगलेक्ट होते तो मुझे गुस्सा आती है। क्या आता है? गुस्सा, क्रोध आने लगता है। इसलिए रिस्पांस दो। एक सीमा है, ठीक है, नए नए आए हैं तो कुछ समय वक्त मिलेगा, लेकिन उसके बाद पढ़ना चालू करना पड़ेगा। और ये आपके फ्यूचर के लिए है। माँ बाप, गुरु अगर अपने बच्चों को डांटते हैं तो कुछ अच्छे करने के लिए ही डांटते हैं। अब आते हैं उचित माहौल में। अगला स्टेप हम लोग किस पर देखेंगे? उचित माहौल पे। अगर ब्रेक चाहे तो बोल देना, पानी वानी पीना है तो बोल देना, ठीक है ना? पानी नहीं, ठीक है। उचित माहौल, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आइए समझते हैं उचित माहौल का क्या मतलब है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, लेकिन अगर टॉपिक ख़त्म हो जाए तब बाकी अपने क्वेश्चन को लिखते रहना। अपने क्वेश्चन को क्या करना? लिखते रहना, आगे चल के पूछ लेना। टॉपिक ख़त्म हो जाए तब। एक्चुअली में कभी कभी क्या होता है कि जो मैंने बनाया है डायग्राम, अगर आप बीच में क्वेश्चन पूछते हो तो कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हैं इंसान, कि भटक जाता है। जो अपना दिमाग है, प्रोसेस है चलने का, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग लेके चलना पड़ता है, तो हो सकता है। इसलिए मैं पहले पृष्ठभूमि बना देता हूँ कि हम लोग अगर क्वेश्चन पूछो तो मैं अपने ट्रैक से भटकूँ न, इसलिए बना देता हूँ सारी चीज़ें। और यही आपको भी करना है। जब आप यूपीएससी का मेंस दोगे तो आपको 250 शब्दों को लिखना है 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो उसका मुश्किल से 2 मिनट के अंदर इस तरीके से फ्रेमिंग बना लो। जैसे मैं 2 घंटे का लेक्चर दे रहा हूँ लगभग, तो मैंने इसको क्या किया, मुश्किल से 15 मिनट में फ्रेमिंग बनाया कि नहीं। और फ्रेमिंग बनाने के बाद एक सोच मेरे विकसित हो गई। अब मैं इस पर क्या दे रहा हूँ? लेक्चर दे रहा हूँ। आसान हो जाता है मेरे लिए। और अगर मैं कुछ जागरूकता से उठाता तो उसी के बताने के चक्कर में आता, बाकी ये सारी फ्रेमिंग नहीं क्रिएट हो पाती। बात समझ में आ रही है? इससे बोला जाता है प्लान। इसे क्या बोला जाता है? प्लान का हिस्सा है। और ये प्लान कैसा है? अपने नॉलेज को प्रेजेंटेशन करने का प्लान। हमारी बातें समझ में आ रही है? क्या करना है? उचित माहौल होना चाहिए। उचित माहौल का मतलब समझो। उचित माहौल कई तरीके से है। देखो, आप जो स्टडी रूम बनाओ, आपका स्टडी रूम ऐसा होना चाहिए कि जाने के बाद ये लगे कि हम उस माहौल में आ गए सारे फ़ोटो देखकर। हम जब इलाहाबाद में रहते थे तो बहुत सारे लोग हीरो की फ़ोटो दीवार पे लगाए रहते थे, ठीक है। एक्चुअली में वो इसलिए लगाए रहते थे कि अगले वाले से कंपटीशन रहता था और वो उसको देखकर क्या हो जाए, ट्रैक हो जाए, वो उसको हल्के से समझे, वो अपनी तैयारी करे। मतलब कुछ इस टाइप के विद्यार्थी थे। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट वाली कहानी होती है, ठीक है। कुछ लोग को इस तरीके की बहाना रखे रहते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, वो आपको नहीं करना। उसका नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक इफेक्ट। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो माहौल भी उसी तरीके के बनाओ, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं फिर कह रहा हूँ, 40 साल अगर जीवन में अच्छा गुजारने चाहते हो तो 4 साल संघर्ष करना पड़ेगा, सब कुछ त्याग के भूलना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव कहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो आपको मैं बता रहा हूँ बस यही ध्यान रखो कि आप उस स्तर को समझो। स्टडी रूम आपको अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई के लिए जो वातावरण होना चाहिए ना, वो शांत होना चाहिए। शांत व चैन वाला होना चाहिए। शांत और कैसा होना चाहिए? चैन लिखेगा, चैन होगा ना।
ये तो बेसिक कमजोरी है। चलो अब ये देखो, शांत होने वाला चाहिए और कैसा होना चाहिए? चैन वाला। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ शोर शराबा न हो, डिस्टर्बेंस के कारण न हो, ये तो हो गया शांत। चैन जो है वो अंदर वाले चैन से है, अंदर वाले चैन से, मतलब कोई ऐसा वायरस ना हो जो आपको डिस्टर्ब करता हो वैचारिक रूप से, जो आपको मेंटली रूप से प्रभावित करता हो, अंदर से वो एक टेंशन देता रहो, वो उसको किनार करना है। और ऐसे भंग करने वाले या तो आप स्वयं होते हैं, जो आप स्वयं अपने आप को उस चीज़ को हटाना नहीं चाहते हो, उसी को लिए पड़े रहते हो, तो ये आपकी कमजोरी है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं कि उसकी कमजोरी ये नहीं होती है, वो अपने पे कंट्रोल कर लेता है, लेकिन उसको डिस्टर्ब करने वाले उसके फैमिली मेंबर होते हैं। आपको ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, उसके खुद परिवार के लोग होते हैं, पड़ोस के लोग होते हैं, और कुछ दोस्त भी होते हैं। परिवार के भी लोग होते हैं, पड़ोस के लोग हैं, आए दिन डिस्टर्ब करते हैं। परिवार लोग के मोहरा बनाएंगे कि तरह तरीके की बातें कहेंगे। परिवार वाले हमेशा पूछेंगे रिजल्ट निकला कि नहीं निकला, पढ़ाई मत करो, चले आओ गाड़ी सीख लो, ठीक है, और निकलवा दे 1 लाख रुपया के, हाँ, मतलब तमाम प्रकार की चीज़ें लोन पे निकलवा दें, चलाओ। ये सारी बातें, फलाने ये थे, देखो तुम्हारे समय ये पढ़ रहा था, अभी तक तुम पढ़ ही रहे हो, अगला वाला देखो 3 साल हो गया, कमा रहा है, शादी भी हो गई और 3 साल का बच्चा भी उसका है। तो अब ये सारी बातें लड़का जब तैयारी करता है तो सुन सुनकर पागल बन जाता है। कुछ दादी माँ बुढ़ापे, भैया शादी विवाह कैल, 2 साल की ज़िंदगी हम चला जाए तो क्या करूँगा मतलब कुछ तो ऐसे लोग होते हैं। लड़का इमोशनल रहता है, आदर्शवादी रहता है, टीका चंदन लगाता है, माँ बाप का आज्ञाकारी पुत्र रहता है। अब वो भावनाओं में आ ही जाता है कि अंतिम इच्छा है दादी की, तो वो वहाँ पे कर लेता है। शादी होती है, वाइफ आती है, वो कहेगा देखो मेरी माताजी की इच्छा थी, शादी तो हो गई है। पत्नी से कहेगा बस 2 साल मुझे बस देना समय, डिस्टर्ब मत करना। और पत्नी भी कहे ऐसे है कि मेरी स्वतंत्रता है और मैं जैसा जिए चाहूँ जीऊँ। अब वो और बड़ा व्यवधान उत्पन्न होगा। अब समझ में नहीं आया कि गलती कहाँ से समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी बातें चलती रहती है। अब इंसान मतलब ये है कि पारिवारिक डिस्टर्बेंस। तो कुल मिला-जुला कर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अब इस तैयारी में अपने इमोशनल पर काबू पाओ। परिवार वाले अगर कुछ कर रहे हैं तो कोशिश करो कि अपना रास्ता खुद बना लो और एक रोज़गार ढूंढो और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हुए उस पर आगे चलो। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर उसी दलदल में रह गए तो फिर दिमाग डिस्टर्ब होता रहेगा, फिर उस रास्ते को वजह ना होकर कभी दूसरा ट्रैक पकड़ लेगा। पता चला एक बंदा सिगरेट पी रहा है, वो पूछा भाई सिगरेट क्यों पी रहे हो? कह रहा है यार ऐसा है, बड़ा दिमाग टेंशन में, ऐसे ऐसी बातें हो गई, इससे पीने से क्या होता है थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। कहता है यार ऐसा है कि आज मेरा भी मूड ख़राब है, बहुत बर्दाश्त कर लिया, ठीक है लाओ एक फूंक हम भी मार लेते हैं। मैं समझ में नहीं तो अब वो मैं कहे वाह क्या आनंद यार, बड़ी अच्छी बात है। अब फिर जब ये बातें हो ही गई तो फिर कहाँ, वो दोस्त उसको ढूंढता रहा, डिस्टर्ब होता रहा। बहुत अच्छा लड़का पढ़ने में था, इंटेलिजेंट था, सब कुछ था, उसके अंदर सिलेक्शन लेने की क्षमता भी थी, लेकिन कमी कहाँ हुई? यही सब डिस्टर्बेंस के कारण। और मोटिवेशन करने वाला कोई स्वामी विवेकानंद की तरह रामकृष्ण परमहंस नहीं मिले कि स्वामी विवेकानंद आत्मा लिए भटकते रहे। कोई ऐसा गुरु मिले जो मुझे संतुष्ट कर दे। अब कहाँ मिले रामकृष्ण परमहंस उसको?
उसकी दुनिया में आध्यात्मिक थे, वो मिल गए, स्वामी विवेकानंद को अच्छा रास्ता बता दिए, उनको संतुष्ट कर दिए। और एक बालक अपने विकृत दिमाग को लेकर कहाँ जाए? उसको संतुष्ट करने वाला कोई समय देने के लिए नहीं है। तो ऐसे माहौल में वो क्या होता है? डिस्टर्बेंस हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में किसका फायदा होगा? ऐसे स्थिति में किसका फायदा होगा? इंतजार करो। सिविल परीक्षा में आता है धैर्य बनाओ। कुछ तो लोग ऐसे समय आएंगे जो हमारे कंपटीशन में हैं, वह बाहर जाएंगे, और उनके बाहर का कारण एक ये भी है, डिस्टर्ब वाला व्यक्ति बाहर हुआ और वो प्रतिस्पर्धा में उसके साथ जो चल रहा था, जो उसके पीछे सीट पे बैठ रहा था, जिसको बोलने के शऊर नहीं था, जिससे वो सीखा, उसका सिलेक्शन हो गया, और वो एक समय के बाद क्या हो गया? ट्रैक से क्या हो गया? पीछे हो गया। बातें समझ में आ रही हैं? तो एक कारण ये भी बनता है। तो कहने का मतलब कि सिविल सेवा में धैर्य की परीक्षा होती है। इंतजार करो, बड़े से बड़े बलवान व्यक्ति भी एक बार पीछे होंगे ही। और कुछ तो गर्लफ्रेंड वाला मैटर बहुत ज़्यादा चलता है। कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छा रहते हैं, तो पता चला कि ब्रेकअप हो गया, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनका मैटर तो कुछ है, उनके पास कोई नहीं, पिताजी बहुत अच्छे हैं, बेटा जो चाहिए वो मिलेगा, राशन चाहोगे तो राशन मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, पैसा अकाउंट में भेज दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं प्रियांशु? लेकिन है क्या? इनकी प्रॉब्लम तो कुछ दूसरी है। तो ये भी था कंपटीशन में। तो आप लोग में एक चीज़ होनी चाहिए, इसमें धैर्य, आगे लड़ते रहो, हार नहीं मानना है। कुछ बलवान ऐसे होंगे जो धैर्य खो के या किसी कारणवश पीछे जाएंगे, और वहाँ मैं अपना रास्ता बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। सारा चीज़ तो दिमाग का ही खेला है। इसीलिए देखो, मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जिनकी शादी भी हो गई, बच्चे हाई स्कूल तक भी पढ़ रहे थे, और वो महिला पीसीएस में सिलेक्शन ली है। क्यों विवेक? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उस महिला ने कभी हार नहीं मानी, निरंतर उसने अभ्यास किया। क्लियर है? देखो, महिलाओं के लिए इसलिए कि महिलाओं के पास वक्त कम होता है, वो हार जाती है, इसलिए विशेष तरीके से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उनको सही दिशा मिला है, सही दिशा मिला है, तो वो आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये ध्यान देना है। उचित माहौल होना चाहिए, और ये उचित माहौल आपके होना चाहिए। देखो, अब इससे क्या होगा? मैंने अभी बताया कि अगर आपका इन्वायरमेंट नहीं सही होगा, चैन आपको नहीं मिलेगा, डिस्टर्बेंस होंगे, तो आपके अंदर क्या आएगा? क्रोध की भावना आएगी, और जहाँ क्रोध की भावना आएगी वहाँ इंसान क्या होगा? पीछे होगा। क्रोध पर काबू बनाना। और एक दूसरा ये होता है, कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि यहाँ पैसे की कमी नहीं होती। शांत रोजी बात मत करो आप लोग। देखो, यहाँ पर पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन समाज दूषित है। समाज कैसा है? दूषित है। कुछ लोगों के पास समाज सही होता है, पैसे नहीं होते हैं, मतलब उस मात्रा में पैसे नहीं होते हैं, कम ही पैसे होते हैं, लेकिन समाज सही होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एक चीज़ ध्यान देना कि इस दोनों कंडीशन में अगर आपका समाज अच्छा है, तो वो बच्चा गरीबी के कंडीशन में भी रहते हुए सफल हो सकता है। पैसा बहुत मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? सोसाइटी, समाज, कि उसके माँ बाप कितने जागरूक हैं, कितने कोऑपरेटिव नेचर के हैं, पड़ोस कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं। तो दोस्तों का भी चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये भी ध्यान देना। तो ये हुआ उचित और अनुचित माहौल, जो मैं आपको बताया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें किया। अब यह है कि अगर निराशा की भावना आए तो क्या करें? निराशा की भावना आए
तो क्या करें? तो कुछ मोटिवेशन डायलॉग हैं, जो डायलॉग आपको याद होने चाहिए। कुछ मोटिवेशन डायलॉग इसमें क्या है? पहला तो ये, ज्ञान एक ऐसा चीज है जिसको कोई बांट नहीं सकता है, बांट नहीं सकता है। ये सब लिख लेना। ज्ञान एक ऐसा चीज है जिसको कोई बांट नहीं सकता। दूसरा ये है संतोष। संतोष होना चाहिए आपके अंदर। संतोष अगर आपके पास है तो अगर ये दूसरे समाज भी है तब भी आपको लड़ने की ताकत देगा। संतोष होना चाहिए आपके अंदर। संतोष का मतलब ये है कि आप इस संतोष के माध्यम से अपने क्रोध को क्या कर सकते हो? दबा सकते हैं और खुद क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि संतोष की डाल में क्या फलता है? मेवा। तो संतोष में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भैया क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहती है, ठीक है, बॉयफ्रेंड क्या कहता है, गर्लफ्रेंड क्या कहती है, बीवी क्या कहती है, पति क्या कहते हैं, सिर्फ संतोष करो। लेकिन संतोष तब जब आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। लेकिन ये तब मिलेगा जब कोई पहले से बताया हो, नहीं तो अंधकार में भटकते रह जाओगे। तो संतोष होगा। इसके अलावा अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है, उसको लिखना आप लोग, कि हमेशा ध्यान करना, हमेशा लड़ना सीखना चाहिए। हमेशा क्या? लड़ना सीखना चाहिए, न कि लड़ाई को छोड़ना नहीं सीखना चाहिए। लड़ना मतलब समझ रहे हो ना? निरंतर वही संघर्ष करो, निरंतर संघर्ष करो। मैदान को छोड़कर भागने का ख्याल कभी मन में लाओ भी मत। निरंतर संघर्ष करो। और दूसरा ये कि रास्ता बनाओ मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन रास्ता कभी मत छोड़ो। रास्ता बनाओ मंजिल के लिए, लेकिन रास्ता कभी मत छोड़ो। हमारी बात समझ में आ रही है? लड़ते रहो, मैदान छोड़कर मत भागो। और ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, क्या आप मुझसे छीन सकते हो? मेरे पास तो तब भी रहेगा जब आपको पढ़ा दिए और आप चले भी गए, वो तो मेरे पास रहेगा ही ना। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, आपने इसको अचीव कर लिया है तो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपके ब्रेन में से कोई चोरा थोड़ी नहीं सकता है, वो तो आपके पास है। आपके मरने की ही बात समाप्त होगा। हाँ, ये चीज़ें ध्यान देना। तो ये कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हैं कि अगर निराशा की भावना आए तो आप कुछ पॉजिटिव डायलॉग कुछ विशेषज्ञों के द्वारा क्या करो? याद करो। मैं हार कभी नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो अवश्य होना चाहिए। हम हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब ये है आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ है ना, इतनी सारी चीज़ है और ये सब नहीं पता है, ये सब नहीं पता है और ये आपके अंदर भाव है, तो ये मान के चलो कि ये आपको कभी गिरने नहीं देगा। क्योंकि ये भाव आत्मविश्वास की बीज है। आत्मविश्वास की क्या है? बीज है। बाकी सारे क्या है? उसको रोपित करने वाले उर्वरक का काम करते हैं। बाकी ये क्या है? आत्मविश्वास का बीज है। बाकी ये सारा एनवायरनमेंट है जो उसको बढ़ने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। लेकिन अगर आपके अंदर भावनाएं ये नहीं है तो हम चाहे कितना बढ़िया वातावरण दे दें, आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। ये हमेशा याद करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सवाल ये है यहाँ पर
कि अगर सिविल सेवा में असफल हुए तो परीक्षा में असफल होंगे, जीवन में आप सफल रहेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें और पॉजिटिव चीज़ है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। ये सब डायलॉग के याद के अलावा और आपको मैंने क्या बताया कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो आगे मैदान छोड़कर भागेंगे। कुछ लोग 4 साल तैयारी करते हैं, कहते हैं मेरा नहीं हुआ, अब हम जाएंगे लेखपाल की तैयारी करेंगे, एसआई की तैयारी करेंगे। कुछ लोग ऐसे वाले में हैं, मैदान छोड़ कर भागना चालू कर देते हैं। कुछ लोग तो बिजनेस आ जाते हैं करने के लिए कि अब बिजनेस करेंगे। आत्मविश्वास उनका क्या है, कमज़ोर है, लेकिन आप नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ये वातावरण, जैसे अभी मैंने सारे एग्जाम्पल दिए, तो ये भी मन में होना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रैक से हटेंगे और हम आएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? माहौल में एक माहौल और भी है आपके साथ, ये तो नकारात्मक माहौल है। पॉजिटिव माहौल तो ये सब के अलावा पॉजिटिव माहौल अगर आपके घर में नहीं है ये सब, तो मैं आपके बीच में एक माहौल डेवलपमेंट किया। जिसके पास ये अभाव है वो माहौल मैंने आप लोगों के बीच में क्या किया, ग्रुप डिस्कशन। ये ग्रुप डिस्कशन वो एनर्जी है जो बच्चा अपने परिवार और पड़ोस से परेशान है और मन में निराशा में आकर सिगरेट पीने लगे, उसके लिए आप परिवार हो एक दूसरे के लिए, जो यहाँ पर आकर डिस्कशन करते हो और एक दूसरे की एनर्जी और एक दूसरे में कंपटीशन करते हो, जो वहाँ की नकारात्मक भावना को दूर कर देती है और ये वातावरण पैदा करता है। उनके लिए ये वातावरण मैं तैयार किया कि आप लोग, इसीलिए सबको मैं टॉपिक देता हूँ कि आप ये पढ़ाएं, आप ये पढ़ाएं, और सब निरंतर अपनी जिम्मेदारी को समझ के आगे बढ़ें। और आपको करके आना होगा। जब जिम्मेदारियां रहेंगी तो तनाव वाली बातें जो आएंगी वो दिमाग से निकल जाएंगी। बस समझ में आ रही है? तो ये एक माहौल है, ये भी आपका माहौल ही है। तो ये में इसके अभाव में होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन, बाकी प्रेजेंटेशन। अब ये देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा में असफल हो रहे हैं तो परीक्षा में असफल हो रहे हैं, किंतु जीवन में आप सफल होंगे। वो कैसे? कोई बताएगा कैसे? कैसे? मैं बताता हूं। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी होता है वो सबसे टफ पढ़ाई करता है, लेकिन ईमानदारी से लगा हो, ईमानदारी से लगा हो, मैदान छोड़ के ना भागा हो। या तो बनना है या तो बनाना है, इस भाव से इस क्षेत्र में वो आया हो, और फिर वो असफल हो जाता है तो कुछ समय उसके ऊपर दबाव तो जरूर होते हैं, लेकिन बनाने का भाव उसके अंदर आता है, एक बेस्ट टीचर के रूप में, एक जज्बात के लिए। और एक्चुअली में वह जो सफल होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा वो सफल माना जाता है। कारण ये है कि वो एक सब्जेक्ट अपने पास और लेकर आता है जो किसी सब्जेक्ट में नहीं चलता है, वो होता है मोटिवेट। मोटिवेशन मजदूरों को पड़ती है, योग्य व्यक्ति को नहीं पड़ती है। और मोटिवेशन उसी के पास होती है जो जमीनी स्तर से गुजरा हो, या तो सफल हो या असफल हो, वही मोटिवेट करता है। जो पका पकाया हो जाए वो मोटिवेट नहीं करता है। हमारी बात समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही हैं? वो मोटिवेट करने की ताकत होती है। मोटिवेट करने का मतलब केवल सुनी सुनाई बातें नहीं। जब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो तो हजारों एग्जाम्पल दो, और वो एग्जाम्पल खुद पर आधारित हो, खुद के अनुभवों से हो। उसका एक अपना मोटिवेट सब्जेक्ट होता है। हमारी बात समझ में आ रही है ना? मोटिवेट लेकर वो आता है, बाकी सारे सब्जेक्ट को लेकर आता है। सारे सब्जेक्ट जो पढ़ा है वो सारे सब्जेक्ट को लेकर आता है, और
वो सिलेक्शन भी दिलाता है। अगर अच्छे से पढ़ाई किया है तो सिलेक्शन जरूर दिलाएगा, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। और दूसरी बात डिपेंड करता है कि सिलेक्शन लेने वाले का व्यवहार भी कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है। ब्रह्मास्त्र अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो उससे विनाश होता है, अगर सही हाथों में पड़ जाए तो वरदान साबित होता है। हमारी बात समझ में आ रही है नहीं? तो एक चीज़ ये होता है, अब ये गुरु वाले को समझ में आएगा कौन ब्रह्मास्त्र की बात करता है, कौन लोकलिटी की बात करता है, ये इस वाले टॉपिक में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़, सिविल की तैयारी करने वाला जो बंदा होता है और उसके हौसले कभी नहीं पस्त होते हैं, तो उसके अंदर बैलेंस करने की क्षमता ज़बरदस्त होती है। वो महंगाई को पहले से ताड़ लेता है, वो पड़ोसियों के सिर्फ कदमों की आहट से देखकर पहचान लेता है कि अगला स्टेप क्या होगा। वो आपकी शक्ल को देखकर बता सकता है कि आपके मन में चल क्या रहा है। कारण सब्जेक्टों की गहराई, और हर सब्जेक्ट अपने आप में यूनिक होता है, हर सब्जेक्ट अपने आप में एक विशेष पहचान रखता है। वो सब्जेक्ट आपको क्या करता है, मानव की पर्सनालिटी पे क्या करता है, फोकस करता है। जियोग्राफी यानी कि भूगोल का कितना प्रभाव मानव समाज में पड़ता है, ये भूगोल वाला भी बता सकता है और समाज वाला भी बता सकता है, दोनों बता सकता है। लेकिन सबसे बेटर वो बता सकता है जो दोनों को जानता है, दोनों को समझता हो कि पहाड़ों पर रहने वाले इंसानों के जीवन में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं और उस चुनौतियों के अनुसार उनकी क्या सोच हो सकती है। अच्छा इंसान बनेंगे कि अपराधी बनेंगे, ज़्यादा उदार बनेंगे कि ज़्यादा हिंसक बनेंगे, वो भौगोलिक वातावरण निर्भर करता है। दूसरी चीज़ डिपेंड करता है कि पहाड़ों पर रहने वाले का समुदाय कैसा है, ग्रामीण है कि इंडस्ट्रियल है। ये सारी चीज़ें, वो पढ़ा है, वो जाएगा भ्रमण करने, वो सब कुछ जज कर लेगा, वो देख कर शोध कर लेगा, उसको पूछने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी चीज़, वो अगर इतना ज्ञान है तो जहाँ भी खड़ा होगा अगर वो बोलेगा, तो मैंने आपको कहा ना, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। IAS अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे जितने बड़े पायदान पे क्यों ना खड़े हो, लेकिन जो व्यक्ति अगर शिक्षित है तो वो बोलेगा तो लोग उसकी बातों को क्या करेंगे, सुनेंगे। तब वहाँ ये मोहर नहीं लगा रहेगा कि ये किस स्टेटस पे है, बस ये रहेगा कि ये इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वही इसका स्टेटस है। तो किसी पद, स्टेटस किसी पद की मोहताज नहीं होती है, स्टेटस किसी पद की मोहताज नहीं होती है, वो होती है तो आपके इंटेलिजेंट को देखकर कि आपके अंदर कितना इंटेलिजेंट भरा है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए इस चीज़ की तैयारी करते समय कभी भी व्यक्ति को कभी निराशा नहीं लेकर आनी चाहिए, उसको निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैं हूँ। मैंने हार नहीं मानी और ना माना हूँ। निराशों का पहाड़ मेरे ऊपर गुजरा है, तब भी मैं नहीं हार माना, और शायद यही वजह है कि मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ और कल किसी और के सामने खड़ा होऊंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो एक सोच होनी चाहिए, एक दिशा निर्देश होनी चाहिए। क्लियर? तो सोच में बड़ी ताकत होती है। तो ये बातें आपको याद होना चाहिए, सारे फैक्टर आपको मैंने बताएं, ये ध्यान देना चाहिए। थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करेंगे, थोड़ी सी चर्चा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, जैसे प्लान। जीवन में सफल होने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, प्लान का एक बड़ा प्रोसेस है। जैसे माइंड, आपका माइंड समझ लो कि एक कंप्यूटर की ही तरह है। इसको जिस तरीके से कहोगे चलने के लिए ना, ये उसी तरीके से चलेगा, इसी तरीके से चलेगा।
जैसे आप समझो कि अगर आप 24 घंटे आपके पास है तो 24 घंटे में मुझे क्या करना है, हर दिन 15 मिनट उसका क्या कर लो, ऐसे स्ट्रक्चर बना लो। कितना? 15 मिनट। जियोग्राफी पढ़नी है, इतने बजे ये पढ़ना है, इतने बजे इन लोगों को समय देना है, इसके बाद समय नहीं देना है, चाहे नाराज हो चाहे भाड़ में जाए, ऊपर पड़े, मुझसे कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो दिल रखना छोड़ दो, मतलब हर लोगों को खुश करना छोड़ दो कि यार उसने कहा हम नहीं जा रहे हैं, वो क्या सोचेगा, कुछ भी सोचे। लेकिन एक चीज़ तो आप जरूर सोच लो कि एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जेब में अगर पैसे नहीं होंगे तो कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, तो सिर्फ आप अपने बारे में सोचोगे। परिस्थितियाँ, जिस दिन आप नाकामयाब होंगे उस। दूसरी तरफ यह है कि जिस व्यक्ति से आप दोस्ती कर रहे हो उस व्यक्ति का स्टेटस देखो कि मेरा व्यक्ति, वो स्टेटस हम लोगों का एक दूसरे से टैली खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसको समय दो, क्योंकि जिसके अंदर योग्यता है उसने समय को समय दिया है और समय ने उसको समय दिया है, तो ये जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को आपको सम्मान करना ही चाहिए। और कोई व्यक्ति बेमतलब का काम हो, आइए आइए चलिए घूमने चले, चाय पीने चले, छत पे चले, गार्डन में चले, बात समझ में आ रही नहीं? पढ़ने में मन लगा है, नई टॉपिक मिली है, एक प्रश्न परेशान कर रहा है, निष्कर्ष निकलने वाला ही है, फोन आ गया, उसके बाद क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे समझना क्या है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। कुछ भी बहाना बना दो, तबीयत नहीं सही है, कुछ भी, मतलब डायरेक्ट मत इनकार करना, ठीक है। IAS ऑफिसर बनने जा रहे हो, थोड़ी सी मतलब कि चालाकी तो होनी चाहिए, ये अभी से सीख लो कि एक IAS को, विधायक को मेंटेन करना है, वो आपके पास हैं, आपके समाज में सारे लोग हैं, आपको उनको कैसे मेंटेन करना है, उनको तकलीफ भी ना हो। कहने का मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वो तरीका होना चाहिए। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो तो ये थोड़े से दाव पेच आपके अंदर होने चाहिए, जो मेरे अंदर अब तक नहीं थे, लेकिन आपके अंदर होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये चीज़ें हो। अगर सक्सेस क्वेश्चन फंसा है तो क्वेश्चन देखो, और ज़रूरी मत समझो तो फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं, स्विच ऑफ करके रखो। फिर उसके बाद बीच बीच में देखना, थोड़ा सा पढ़ के थक जाना, मतलब सॉन्ग वोंग सुनने की पारी आए तो फिर देख लेना किसका किसका नंबर आया है। जिसके लगे कि इम्पॉर्टेंट व्यक्ति का कॉल आया है उसी को कॉल करो, बाकी लोग को क्या करो, नेगलेक्ट करो। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? मैंने पहले कहा है, समय आपका तब होगा जब आप समय के होंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? समय आपका है, इसका मतलब आपकी पांचों उंगली कहाँ है? घी में है, यानी कि खुशी का आनंद है। वाह वाह, बात समझ में आ रही नहीं? लेकिन ऐसा तब है जब आपने समय को समय दिया है और एक सही दिशा में दिया है, तब। बातें समझ में आ रही नहीं? नहीं तो पता चला कि घी की बात दूर छोड़ो, शायद कटोरा भी नहीं नसीब हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यथार्थ सत्य है, ये सच्चाई है। फिल्मी की दुनिया में मत जाओ, ठीक है? फिल्मी की दुनिया में मत जाओ, दिखाओपन वहाँ पे ज़्यादा है, सब बकवासबाजी है। हकीकत का सामना करो, कुछ चीज़ें सही होती हैं, वो अलग की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको होना चाहिए। अब लास्ट हमारा पॉइंट है, इसी पॉइंट के साथ हम आपको छोड़ देते हैं। विशेष समझ का मतलब ये हुआ, एक तो समान समझ ये हुआ कि नॉर्मल आते हैं, गुरु अपना ये लाइन देते हैं, अपना बोलते हैं, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक समान समझ हो गया, एक समान गाइडलाइन हो गया। एक गाइडलाइन विशेष गाइडलाइन होता है, वो आपको, जैसे ये मैप है,
पूरा मैप बताएंगे कि ये ऐसे है, ऐसे पढ़ेंगे, 10-15 पेज लिखेंगे, उसके बाद 2 महीने 3 महीने आप गायब रहेंगे, ऐसे टाइप रहेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे कि ये हिस्ट्री, ये ऐसे, ये इसको पढ़ लो, ये सारी चीज़ें वो आइडिया बनाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हर कोई किसी को देता भी नहीं है, देता है तो बहुत माप तोल के देता है, बहुत खास लोग को इंसान देता है। ये गाइडलाइन होता है, ये क्लास से भी ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट होता है, क्लास से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, खासतौर उसके लिए जिसके लिए सारे इन्वायरमेंट क्या हो, अवेलेबल है। यानी कि उसको कोचिंग संस्थान में जाने की ज़रूरत न पड़े, वो यूट्यूब से भी काम चला ले, बुक से भी काम चला ले, बस उसको गाइडलाइन अच्छा मिल जाए, उसको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये होता है विशेष गाइडलाइन। अब विशेष गाइडलाइन में अब संस्थान की यहाँ पे बात हो जाए, वो तो अलग चीज़ है, वो तो पर्सनल मैटर हो गया। संस्थान वाली बात आ जाए तो गुरु संस्थान 3 तरीके के होते हैं। एक तो संस्थान यहाँ पे देखेंगे, जौनपुर में देखेंगे, खासतौर लोकल शहरों में जौनपुर, आजमगढ़, लाला बाज़ार, केराकत, मणियाओं में भी IAS PCS का कोचिंग लग गया है, वेनल लग गया है। एक कोचिंग था, अजय सर पढ़ा रहे थे, मैथमेटिया नाम की कोचिंग थी, हाँ मैथमेटिक्स या मैथमेटिया ऐसे कोचिंग थी। अब उसमें जो पढ़ाने वाला बंदा था, मैथ का टीचर था, वो हिस्ट्री पढ़ा रहा था, पूरा छपवा रहा था, समझ रहे नहीं। मैंने हिस्ट्री के गए 2-4 क्वेश्चन किए, कहे भैया हाथ जोड़े थे, इतना हमें गहराई पता ना हो। और लड़कों के लेकर कहाँ से आ रहे थे, अपने गांव से लेकर आ रहे थे, भगा के लेकर आ रहे थे, और 20-20 हज़ार रुपया ले रहे थे। और उसमें सिर्फ कोई टीचर पढ़ा रहे थे तो सिर्फ अजय सर पढ़ा रहे थे, बाकी कोई नहीं। उनके कोचिंग में एक बार मैं भी पहुंचा, अजय सर ही मुझे लेके गए संविधान पढ़ाने के लिए। तो संविधान जब पढ़ाने की पारी आई तो संविधान में सिर्फ 7 दिन में संविधान के निर्माण और प्रस्तावना तक पहुंचा था। संविधान के वन कहें भैया आप 7 दिन में इतना पढ़ाएंगे तो हमारा भट्टा बैठा देंगे। हम कहें हम इससे कम पढ़ाते ही नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ के लोगों को जानता हूँ, इसलिए मैं किसी भी कोचिंग में जाता हूँ, मैं कहता हूँ 1 हफ्ता के अंदर मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, 150 रुपये के हिसाब से देना है तो दो। अगर वो एक हफ्ता नहीं दिया तो मैं नहीं जाता हूँ पढ़ाने के लिए। अब आपको पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाओ। वैसे भी मेरा मन है सिर्फ आप ही लोगों को पढ़ाने के लिए, बाकी और मेरी इच्छा नहीं रहती है। और दूसरी है कि यहाँ से प्लान इलाहाबाद करना है मुझे, 2 साल एक टीम बना कर चलना है। ये आगे की प्लानिंग है, कभी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप लोगों के प्री निकलने के बाद, तो वो एक अलग चीज़ है। अब ये ध्यान देना कि एक लोग थे कोचिंग वाले, मेरा 1800 रुपया रोक लिए, ना तो मैं कभी फ़ोन किया, जबकि हमारे कोचिंग पढ़ाने वाले 200 रुपया बाकी तब भी फ़ोन करके पैसा लिए हैं, ठीक है। और मैं ऐसा है कि मैं 1800 रुपया छोड़ दिया, एक बार भी कॉल नहीं किया। हमने कहा कि जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो तो याद करेंगे ही, अब आप उनको कहाँ तक रोकेंगे, ठीक है। 2 महीना बाद, 4 महीने के बाद फिर उनको ज़रूरत हुई, फिर आके 1800 रुपया दिए, कहें भैया चलिए पढ़ा दीजिए। तो फिर गया मैं वहाँ पे पढ़ाया। तो इसलिए अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो इंटेलिजेंट किसी की मोहताज नहीं होती है, काबिलियत पैदा करिए। बस ये है कि इंटेलिजेंट के साथ एक यूनियन होना चाहिए, बस उसका यूनियन ही उसकी सबसे बड़ी क्या होती है, ताकत होती है। तो ये होना चाहिए। अब इसमें वही गुरु मैथमेटिया टाइप के थे। अब एक संस्थान ये है जो बड़ी बड़ी कोचिंग में चलते रहते हैं, मैं भी कोचिंग किया हूँ, मैं नाम किसी कोचिंग का नहीं लूँगा, बट ये है कि अब सारे सब्जेक्ट हैं, एथिक्स है, सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल है, सब कुछ है। शुरुआत में कहेंगे 3 घंटे पढ़ाएंगे, आते आते 2 घंटे पे आ जाते हैं। सिर्फ 2 ही 3 टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं वहाँ पे, बाकी टीचर नहीं पढ़ाते। बुक से तो पढ़ाने की वहाँ पे पद्धति ही नहीं है कि एक लाइन लेकर समझाए कि बच्चा सारी चीज़ें जाने। बस मेन चीज़ें पढ़ा दिया जाता है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें से वंचित हो जाता है। ये सारे टाइप की मोटिवेशनल क्लासेज बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, अपना समझ के को कोई नहीं पढ़ाता है, गाइड नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ समझा कि जो नहीं हो पाता। और क्यों हो पाएगा, एक बैच समाप्त हो रही है, दूसरी बैच 500-1000 बच्चों की बैच बन रही है, तो एक बच्चा को वहाँ कैसे फोकस होगा। जैसे कि उसके जीवन, आधा लोगों के जीवन तो भटकती जाता है। पता चला कि प्राचीन काल में कोचिंग किए हैं, प्राचीन काल में, और सिलेक्शन हो रहा है मध्यकालीन में, और आधुनिक भारत में सिलेक्शन हो रहा है। अब उसमें उसकी क्रेडिट कितनी थी,
शायद कोचिंग की क्रेडिट 30% रह जाती है, उसकी अपनी क्रेडिट 70% होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? और एक स्टेप ये है गुरुकुल परंपरा। गुरुकुल परंपरा का मतलब यहाँ गुरु जो होगा वो शिष्य की जी हजूरी नहीं करेगा, जी हजूरी नहीं करेगा, सम्मान करेगा, डांटेगा, अच्छे से बताएगा, आपको सिलेक्शन ओरिएंटेड करेगा, सारी चीज़ देगी, अपने साथ बैठाएगा। इसको कहा जाता है गुरुकुल परंपरा। और यहाँ पर आप जीवन के हर जीवन में सक्सेस हो, हर पड़ाव में सक्सेस हो, जिसे कहा जाता है प्राचीन काल में आश्रम पद्धति। आश्रम का मतलब एक पड़ाव होता है, और वो पड़ाव का मतलब क्या होता है कि ब्रह्मचर्य में आपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया, आपका गृहस्थ खुशहाल हो, आपका वानप्रस्थ खुशहाल हो, आपका सन्यासी जीवन सफल हो, ये सारी चीज़ गुरुकुल परंपरा में ही बता दी जाती है। कैसे बैलेंस करना है, बैलेंस ऑफ लाइफ, ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी। मेरा मैथ है तो कुछ वैसा होता है, बाकी अब क्या है क्या नहीं वो तो अलग की बात है, या क्या होगा वो भी अलग की बात है। हम लोग तो छोटे मोटे हैं, कब तक हम लोगों का संबंध बना रहेगा, लेकिन मेरी सोच ऐसी रहती है, मेरी सोच तो ऐसी ही रहती है। तो गुरुकुल परंपरा ही होता है। आज IAS लोग बन जाते हैं, और IAS बनने के बाद इतनी समझदारी नहीं होती है कि रिश्ते बना लेते हैं और फिर रिश्ते तोड़ भी देते हैं, ना वो खुश ना वो खुश। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि गोली मार लेते हैं अपने आप को। बैलेंस, और ये बैलेंस अगर सारी चीज़ यहीं पे दिया जाता, आपकी पूरा यहाँ से ही सब कुछ हो जाता, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। कोचिंग क्यों आई? क्योंकि कॉलेजों की महत्ता कम होती चली गई, अनुशासन कम होते चले गए। बच्चे को किसी ने टीचर डांट दिया, निकल बाहर, अभी बता रहा हूँ, कल का सूरज तुम्हें हम देखने नहीं देंगे। ठीक है, ये वाली डायलॉग चलने लगती है। प्रोफेसर कहें बेटा ठीक है, हम कल का सूरज देखें या न देखें ये तो मेरे ऊपर है, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हारा जीवन तो हमेशा अंधकार ही रहेगा। बस समझा नहीं? ये सारे, इसीलिए शिक्षा धीरे धीरे पद्धति खत्म होता गया। टीचर ज्ञान देते रहे, कुछ लोग मार्केटिंग। अब सवाल ये होता है कि हमारा समाज क्यों भटक रहा है, ये सारी कमियां कैसे हो रही है। तो इसके पीछे कभी अन्य दिन चर्चा करेंगे कि ये युवा पीढ़ी गुमराह कैसे हो रही है, और इस युवा पीढ़ी में जो गुमराह हो रहे हैं उसके चपेट में अच्छे लोग भी क्यों आ जाते हैं। और इसमें खेला बड़े बड़े पूंजीपतियों का भी हाथ या अन्य लोगों के व्यवसायी लोगों का भी हाथ होता है, वो एक अलग मुद्दा है। और ये सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हमको मोटिवेशन की क्लास हर 15 दिन में लेनी चाहिए। जिस समय हमारे वैदिक परंपरा में नैतिकता का माहौल चरम सीमा पे था, उस समय मोटिवेशनल की चीज़ें हर 15 दिन पे चलती थी। आज जिस समय अनैतिकता का वातावरण फैल चुका है, आज इंसान अपने प्रोफेशनल व प्रॉफिट के चक्कर में इतना व्यस्त है कि उसको इस पर बोलने के लिए समय ही नहीं मिलता है। और ध्यान देना कुछ चीज़ें कि जिस तरीके से अपने डाइजेशन सिस्टम को बनाए रखने के लिए सप्ताह में एक बार व्रत रखना पड़ता है, उसी तरीके से एक बार आपको मोटिवेशनल की ज़रूरत ज़रूर होती है। ख़ास तौर हमारे समाज में ये परंपरा बनाई गई है कि हर मंगल हर शनिवार एक विशेष दिन है कि अपने इष्ट देवता को मानो